The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 110 में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज हम एक नए मेहमान के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज के हमारे मेहमान बहुत ही खास हैं। आज हम मिलेंगे दिल्ली के डॉक्टर विवेक गौतम साहब से। डॉक्टर विवेक गौतम साहब बहुत ही संजीदा साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, संचालक हैं, आयोजक हैं और बहुत सारी विधाएं उनके पास हैं। बहुत ही संवेदनशील लेखक हैं, सबसे बड़ी उनकी खासियत ये है। तो आज हम उनसे उनके रचना क्रम पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उनके पीछे कौन सी प्रेरणा है, किस मकसद से वो लिखते हैं और बहुत सारे उनके जो साहित्यिक सफर है उस पर उनसे चर्चा करेंगे। कुछ उनकी प्रतिनिधि रचनाएं सुनेंगे, कुछ शानदार संस्मरण उनके हम जानेंगे। तो हम इस शो में स्वागत करेंगे डॉक्टर विवेक गौतम साहब का। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद देवकीनंदन भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वागत है सर आपका द टीचर शो में। और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से सीसीआरटी के पूर्व निदेशक और इस शो के विशेषज्ञ और मार्गदर्शक श्री गिरीश चंद्र जोशी भी जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। नमस्कार। गिरीश चंद्र जोशी जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर आज ऐसा लग रहा है जोशी सर आपको देख के स्क्रीन पर आज ऐसा लग रहा है कि जैसे महात्मा बुद्ध के चारों तरफ एक ऑरा होता था पीछे से, ऐसे आपके बल चमक रहा है सर। अब ठीक है। क्या बात है भट्ट साहब, क्या बात है, वंडरफुल। काम भी हो गया, पता ही नहीं चला। अब बढ़िया है सर, अब बढ़िया। अब आप बुद्ध के बजाय हम जैसे साधारण मानव की श्रेणी में आ गए सर। बस हमारे सामने विवेकानंद है यार, अब कैसे साधारण ही रहना पड़ेगा ना उनके सामने तो। जी जी जी। तो बहुत बढ़िया सर, इस नोट के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि सर गौतम सर मैंने आपको सूचित किया था कि पहला हमारा जो सेगमेंट होता है सवाल का होता है, तो जोशी सर ने मुझे अगर सवाल भेजा है सर, आपने मुझे? हाँ भेजा है मैंने। देर से आपने भेजा, मैं तब तक आप सवाल बोलिए सर, मैं उसको कमेंट के रूप में लेता हूँ। तब तक आप बोलिएगा सवाल। सवाल ये है कि इस महान शख्स ने यह पुस्तिका क्षेत्रीय भाषा में आंतरिक प्रेरणा से प्रवृत्त होकर अपने मित्र के लिए लिखी। उनका मित्र उन्हें निहायत मूर्ख और निरा भावुक समझता था। इस पुस्तिका के हिंदी संस्करण से पहले अंग्रेजी संस्करण आया और इस पुस्तक को लेखक का जीवन दर्शन भी कह सकते हैं। किस लेखक और किस पुस्तिका की बात हो रही है? दर्शकों, मेरा आपको अनुरोध है कि सवालों को पढ़िए और जो सबसे पहले सही जवाब देंगे उन्हें हम एक गिफ्ट हैम्पर देते हैं। आपको मालूम है कि माय ऑप्टिकल्स की ओर से एक
सन गॉगल हम आप सबको देते हैं, तो जल्द से जल्द इस सवाल का जवाब दीजिए और जीतिए 1000 रुपये की कीमत का गिफ्ट हैम्पर। अंग्रेजी में भी ये सवाल है सर, अंग्रेजी में भी पढ़ जी मैं स्क्रीन पर आपको सवाल जी। This booklet, originally in a regional language, has been an self-inspiration of this great personality, and wrote this for his dear friend who used to consider him an idiot and emotional being. The English edition of this booklet came earlier than the Hindi one, and this booklet has been rated as the philosophy of the author, life philosophy of the author. Who is the author and which book are we talking about? फिर से अब हम आज के हमारे मेहमान डॉक्टर विवेक गौतम साहब की ओर लौटते हैं। गौतम भी है, वेद भी है। हाँ जी, और पीछे विवेकानंद जी साक्षात सर आशीर्वाद भी दे रहे हैं, साथ देखिए। तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल। गौतम सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपका परिचय, हालांकि हमने थ्योरेटिकली फेसबुक में पोस्ट किया था सुबह, लेकिन बहुत सारे दर्शक सीधे शो को देखने आते हैं पूरे देश भर से, तो हम चाहेंगे सर थोड़ा सा संक्षिप्त में आप अपने बाल्यावस्था, अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा कि किस तरह से आप आए, और सबसे बड़ी बात उसमें सर हम ये जानना चाहेंगे कि साहित्य की ओर आप कैसे मुखातिब हुए। जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर वी.एन. भट्ट और गिरीश जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे मित्र कृष्ण कुमार वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, राकेश कठरिया जी जो दिख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी का धन्यवाद करूँगा, हमारे मित्र जिन्होंने आप तक शायद मेरा नाम पहुँचाया होगा, उनका बहुत बहुत आभार। मेरी आवाज आ रही है सही क्या आपको? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़िया। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि मैं दिल्ली में ही जन्मा, लोधी कॉलोनी एक जगह है, और मेरे पिताजी उससे पहले आगरा ऑर्डिनेंस डिपो में थे, आज़ादी के टाइम में, आज़ादी से पहले भी, और वो आज़ाद हिंद फौज में भी गए और संघर्ष किया देश की आज़ादी के लिए। और आपको मालूम है, देश ने जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे जो अंग्रेज के लिए नहीं लड़े, उनको इस तरीके से बाद में ट्रीटमेंट मिला था। बहुत दिन तक उनको अंडरग्राउंड रहना पड़ा, छुपना पड़ा, कोर्ट मार्शल वगैरह हुए उन लोगों के। अच्छा। तो वो साहित्य में उनकी रुचि थी, ब्रजभाषा में लिखते थे, और लोधी कॉलोनी में रहते थे हम लोग। गाते भी थे बहुत अच्छा हारमोनियम पर, तो वही वीर गाथा टाइप की बातें, झांसी की रानी की कथा ब्रजभाषा में, महाराणा प्रताप की कथा, इस तरीके से बहुत सारी चीजें बचपन से ही सुनता आया। भगवान शिव के भजन, कृष्ण के भजन, क्योंकि मथुरा से मूल रूप से हूँ, तो ये सारी चीजें कहीं बाल मन पर उनका प्रभाव पड़ा, और वो छंदबद्ध कविताएं होती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे घर से ही वो माहौल मिला। और बाद में जब थोड़ा बड़ा हुआ, तो जब टीचर्स ट्रेनिंग में गया, तो वहाँ टीचर्स अच्छे थे। एक डॉक्टर जयनारायण कौशिक थे, उन्होंने कहा भाई तुम अच्छा लिख सकते हो, तो मुझे अपने साथ ले भी गए जगह, जैसे आज आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, ऐसे वो ले गए मुझे अपने साथ। और एक मजेदार बात मुझे याद आ रही है सीसीआरटी से, क्योंकि गिरीश जी जुड़े रहे हैं, और सीसीआरटी की तरफ से मैं 1999 में जब 2000 वर्ष पूरे हो रहे थे कैलेंडर के, तो मैं गोवा गया था सीसीआरटी की तरफ से, जब मंडी हाउस ऑफिस होता था, और वहां भी मैंने गालिब की गजल, तमिल का गीत और पंजाबी गीत, ब्रजभाषा में गीत, फिल्मी, बहुत मल्टी डायमेंशनल परफॉर्मेंस वहाँ दिया। इस तरह से मुझे लगता है कि घर का माहौल और मित्र हमारे अच्छे मिलते चले गए, उससे मुझे लगता है लिखने की और दुनिया के प्रति समझ थोड़ी बढ़ी। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और आपका सर, मैं जो आपने बताया, बहुत समृद्ध परंपरा से आप हैं। एक तो सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज जैसी दिव्य फौज में आपके पिताश्री रहे, और उसके बाद आप मथुरा जैसी जगह से, आप जहाँ भगवान कृष्ण पैदा हुए, वहाँ आपकी जन्मभूमि है, और बैकग्राउंड में आपके स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है सर, मुझे ऐसा लगा आपका परिचय सुन के। उसमें भी एक छुपा हुआ पेज है देवकी नंदन जी, तो आपके नाम में भी भगवान कृष्ण की माँ का नाम देवकी आ रहा है। जी जी। और मैंने पीएचडी श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किया। जी वाह।
और इस नाम से मेरी शादी हुई, उसमें मेरा नाम गिरीश छपा था। क्या बात है। क्योंकि मेरा ऐसा राशि का नाम गी से निकला था, और जब मैं छोटा था तो पिताजी पूछते थे तेरा नाम क्या है, तो मैं कहता था मेरा नाम बुद्धि। बुद्धि अपना नाम बताता था। तो उन्होंने कहा वाह। बुद्धि तो नहीं हो सकता नाम, विवेक रख देते हैं इसका नाम। तो उस जमाने में, आज से 54 साल पहले, विवेक मेरा नाम रखा गया, और राशि का नाम गिरीश ही है। तो अब आप समझ जाइए। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लेकिन इन सब के बावजूद सर आपने किताब लिखी और उसके उसके शीर्षक से मैं आकर्षित हुआ। आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल। आपने आपने बहुत सारी काव्य संग्रह आपके निकले हैं सर, लेकिन उसमें जो सबसे आकर्षित करने वाला नाम है वो गांधी जी का चौथा बंदर, वो क्या है सर? दरअसल गांधी का चौथा बंदर, वैसे तो ये आपको सबको मालूम है, इतने विद्वान लोग हैं और विदेशी जो महिलाएं भी जुड़ी होंगी निश्चित रूप से। भारतीय मनीषा के प्रतीक तो मेरे पीछे हैं ही विवेकानंद जी। जी। 3 बंदर थे, वो जापानी कॉन्सेप्ट था, मैंने सुना है, ऐसा सही भी है शायद। गांधी जी को जापान से गिफ्ट मिला था वो। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन मुझे लगा कि एक चौथा बंदर भी होना चाहिए था, जो कहता होगा शायद बुरा मत करो। लेकिन गांधी जी को आने वाली संततियों पर, आने वाली संतानों पर, इस देश के नेताओं पर, कर्णधारों पर भरोसा नहीं था, तो उन्होंने 3 बंदर ही रखे। चौथा बंदर छुपा लिया, वो कहता था बुरा मत करो। उस बंदर को मैं सामने लाया कि भाई वो बंदर सबसे महत्वपूर्ण था, जो कहता था बुरा मत करो, उसको आने ही नहीं दिया। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त बात आपने कही सर, और मुझे भी लगता है आपकी बात सुनकर कि इसमें सच्चाई, क्योंकि मेन तो करना है, सबसे मुख्य बात तो करना है। भाई अत्याचार हो रहा है, आपने आंखें बंद कर ली। अत्याचार हो रहा है, आपने मुंह बंद कर लिया। अत्याचार हो रहा है, आपने कान बंद कर लिया। बट द बेसिक थिंग वाज टू work against those powers which are destructive powers in the society. वो बंदर छुपा लिया गया। वाह, जरूर कहीं ना बिल्कुल कहीं नेटवर्क की दिक्कत मुझे लग रहा है सर, बीच में आपकी आवाज में नहीं सुन पाया। खैर, तो उस कविता संग्रह में से कोई अच्छी कविता सर आपको याद हो जो आप हमें सुनाना चाहें? कविताएं तो हैं। एक कविता है चमगादड़। स्वागत है सर। धीरे धीरे हम हो जाएंगे अंधे, धीरे धीरे हम हो जाएंगे अंधे, रच लेंगे अंधकार। नेटवर्क चला जा रहा है, लग रहा है। मेरे पास तो पूरा आ रहा है, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। सर मुझे दिक्कत है सर, मेरा दिक्कत है सर, आप जारी रहिए सर, मेरे यहाँ शायद दिक्कत होगी। गिरीश जी आपका आ रहा है, सही आ रही है आवाज? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे यहाँ तो दिक्कत है इसका। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो जोशी ये सर भी आप बड़ा जारी संकट है। रखिए। जोशी सर, अगर मेरा नेटवर्क गड़बड़ हो तो आप जारी रखिएगा डॉक्टर साहब से। धीरे धीरे हम हो जाएंगे जी अंधे, सर, स्वागत है सर। रच लेंगे अंधकार और काटने लगेंगे चक्कर, कभी गोल कभी चौकोर अर्थहीन। धीरे धीरे हम ढूंढ लेंगे कोने और लटक जाएंगे उल्टे बनकर चमगादड़। धीरे धीरे भूल जाएंगे प्रकाश, धीरे धीरे हम भूल जाएंगे प्रकाश, बिखरा देंगे शब्द और उगला करेंगे मात्र पराध्वनियां। धीरे धीरे हम भूल जाएंगे प्रकाश, बिखरा देंगे शब्द और उगला करेंगे मात्र पराध्वनियां, शिकारों से टकराकर लौट आने के, शिकारों से टकराकर लौट आने के लिए। और तब रह जाएगा अर्थपूर्ण, और तब रह जाएगा अर्थपूर्ण मात्र उदर, मात्र पेट उनके लिए जिन्हें अंधकार ही पसंद था, जिन्हें अंधकार ही पसंद था। धीरे धीरे हम भूल जाएंगे प्रकाश, बिखरा देंगे शब्द और उगला करेंगे मात्र पराध्वनियां। ये आज की दुनिया में हो गया। स्वार्थ है तो संवाद है, स्वार्थ है तो रिश्ता है, स्वार्थ है तो सब कुछ है। बिल्कुल सर, आपके दिल्ली के हमारे एक ऑलराउंडर शिक्षक साथी है सर कृष्ण कुमार वर्मा जी, वो कमेंट कर रहे हैं कि गिफ्ट में 4 बंदरों वाली तस्वीर ही थी, चौथा बंदर गांधी जी ने हटा दिया था, ऐसा हमने सुना है।
वर्मा जी ये कह रहे हैं सर। मेरे मित्र हैं पुराने हैं जी, रजनीकांत शुक्ल जी, जयशंकर शुक्ल जी, सभी मित्र हैं पुराने, बहुत पुराने मित्र हैं सब लोग। हाँ, ये सारे लोग, मोहन चौहान जी हैं कश्मीर से, जावेद इकबाल जी हैं सर, दिनेश चंद्र पाठक जी हैं गढ़वाल से, जी छत्तीसगढ़ से स्वर्ण कुमार पाठक जी हैं, सभी लोग, डॉक्टर ज्योति गांधी हैं, अल्मोड़ा से मनमोहन चौधरी जी हैं, शिवांगी पाठक जी हैं, राजेंद्र उपाध्याय जी, सब लोग आपको सुन रहे हैं और लगातार कमेंट्स आ रहे हैं सर आपकी कविता और आपके वार्ताओं के बाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये कल गांधी जयंती भी है सर, तो इसलिए मुझे लगा कि ये सवाल सबसे पहले किया जाना चाहिए और बड़ा प्रासंगिक भी लग रहा है आज के दिन में, जो आपने खासकर चौथे बंदर वाली बात बताई। तो इस शीर्षक की कोई कविता भी है क्या उस संग्रह में? और संग्रह आपने कहा किताब लगा लो कैमरे के नीचे तो वो किताब मैं कैमरे के नीचे लगा ली, हम उसे निकाल लेता हूँ, आपका आदेश है तो मैं दूसरी किताब सेट कर देता हूँ। अच्छा, वैसे आपने लगा दी नीचे से, समझ गया मैं। गांधी के अगर आधार में गांधी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एक कविता बड़ी समसामयिक है जी। वो तो मैं बंदर वाली तो गांधी में बंदर से संबंधित ही है ये, और गांधी की वैल्यूज को, मूल्यों को संवर्धित करने वाली, और उसके द्वारा जो व्यंग है उसको आप देखिएगा कि आज की दुनिया में गांधी कितने प्रासंगिक हैं। जी। अंतिम अवसर की प्रतीक्षा मत करो तुम, अंतिम अवसर की प्रतीक्षा मत करो तुम, क्योंकि बंदर कभी नहीं बन पाए इंसान। अंतिम अवसर की प्रतीक्षा मत करो तुम, क्योंकि बंदर कभी नहीं बन पाए इंसान, और जो बन पाए प्रतिरूप वे बंदर ही रहे, मात्र मानव बंदर। और जो बन पाए प्रतिरूप वे बंदर ही रहे, मात्र मानव बंदर। बंदर कुछ भी कर सकते हैं, बंदर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सपने नहीं देखते बंदर। बंदर कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि सपने नहीं देखते बंदर, अगर देखते तो कभी नहीं खेलते बारूद से, अगर देखते तो कभी नहीं खेलते बारूद से। बारूद सुदूर ग्रहों से नहीं आया इस धरा पर, ना ही कोई भागीरथ लाया था उसे पृथ्वी की गोद में। बारूद सुदूर ग्रहों से नहीं आया धरा की गोद में, और ना ही कोई अवतार लाया था बारूद को पृथ्वी की गोद में भागीरथी परिश्रम से। और अंतिम है, देखिए अब कविता की लाइन है कि ध्रुवों की पिघलती बर्फ से उठ रही हैं आवाजें, ध्रुवों की पिघलती बर्फ से उठ रही हैं आवाजें, कि कुछ करो इन बंदरों का, कुछ करो इन बंदरों का, जो खेल रहे हैं बारूद से, लगाकर लादेनी मुखौटे और कोरोनाई चेहरे, लगाकर लादेनी मुखौटे और कोरोनाई चेहरे। अंतिम अवसर की प्रतीक्षा मत करो तुम, क्योंकि बंदर कभी नहीं बन पाए इंसान। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। जो आज जला हुआ मनुष्य बैठा हुआ है, पीड़ित है, पूरी दुनिया परेशान है, मास्क लगा के कितने लोगों की अकाल मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से, तो ये बंदर ही हैं। ना सपने हैं, ना कोई इच्छाएं हैं, बस इंसान है, लेकिन विध्वंसकारी हैं, बारूद से खेल रहे हैं। जी, हमारे एक दर्शक है सर, दिनेश चंद्र पाठक जी, संगीत शिक्षक हैं, शो में भी आए थे, बहुत संजीदा लेखक कवि भी हैं। उनका एक सवाल है बड़ा रोचक, वो कह रहे हैं कि आदरणीय विवेक गौतम जी से जानना चाहूंगा कि आज जब अधिकांश लोग तुकांत कविताएं ही अधिक लिख रहे हैं, तो ऐसे में आप छंदबद्ध और तुकांत कविताओं के भविष्य को किस प्रकार देखते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है सर ये। बड़ा लोगों, कल मेरे एक मित्र से बात हो रही थी तो वो कह रहे कि मैं तो मुक्त छंद की कविताओं को या छंद मुक्त कविताओं को कविता मानता ही नहीं। और मुझे लगता है हमें एक सम्यक दृष्टि, बुद्ध का जो बात कही थी गिरीश जी ने, सम्यक दृष्टि जो है वो बहुत जरूरी है साहित्य में, चाहे वो गीत हो, कविता हो, गजल हो, दोहा हो, मुक्तक हो या और छंद हो। बात तत्व की है, बात प्राण की है, बात चेतना की है, बात मूल्यों की है, बात हित की है। साहित्य से समाज का हित होता है या नहीं होता? खाली गीत लिखने के लिए गीत है, खाली कविता लिखने के लिए कविता है, संदर्भ नहीं है, इसमें आज नहीं है, वर्तमान नहीं है। वही प्रतीक चले आ रहे हैं कौरवों पांडवों के जमाने से, वही गीत चले आ रहे हैं, कैक्टस, वही गुलाब, वही तेरी आंखें कजरारी,
तो समय बदल रहा है तो गीतकारों को बदलना पड़ेगा, समय बदल रहा है तो मुख्य छंद वालों को बदलना पड़ेगा। मैं एक कविता आपको सुना देता हूँ जो ये छंद में है थोड़ी सी। मैं सृजन के स्वप्न दूंगा, तुम उन्हें साकार करना। क्या बात। मैं सृजन के स्वप्न दूंगा, तुम उन्हें साकार करना। सत्य के अवलंब दूंगा, सत्य के अवलंब दूंगा, तुम उन्हें स्वीकार करना। सब तुम्हारी कल्पनाएं, सब तुम्हारे रंग प्रियतम, सब तुम्हारी कल्पनाएं, सब तुम्हारे रंग प्रियतम, सब तुम्हारी छवियां निश्चल, सब तुम्हारे अंग प्रियतम। प्रेम का मैं प्रसंग दूंगा, प्रेम का मैं प्रसंग दूंगा, तुम यूं ही अभिसार करना। मैं सृजन के स्वप्न दूंगा, तुम उन्हें साकार करना। क्या बात, क्या बात। दिल की, दिल का स्पंदन और सांसें सब चलेंगे संग प्रियतम। दिल की धड़कन और सांसें सब चलेंगे संग प्रियतम। नयन नील गगन है तेरे, गीत मेरे पतंग प्रियतम। नयन नील गगन है तेरे, गीत मेरे पतंग प्रियतम। मैं प्रणय की डोर दूंगा, मैं प्रणय की डोर दूंगा, तुम हदों को पार करना। मैं सृजन के स्वप्न दूंगा, तुम उन्हें साकार करना। जन्म तेरा, जन्म मेरा और जहां की जंग प्रियतम। आज कितना संघर्ष है। जन्म तेरा, जन्म मेरा और जहां की जंग प्रियतम। गीत मेरे, होंठ तेरे, यह अनूठा ढंग प्रियतम। जन्म तेरा, जन्म मेरा और जहां की जंग प्रियतम। गीत मेरे, होठ तेरे, यह अनूठा ढंग प्रियतम। मैं पिघलते बोल दूंगा, मैं पिघलते बोल दूंगा, अधरों पर स्वीकार करना। मैं सृजन के स्वप्न दूंगा, तुम उन्हें साकार करना। सत्य के अवलंब दूंगा, तुम उन्हें स्वीकार करना। बहुत सुंदर। अब गीत लिखे जा रहे हैं, नयापन ना हो, किसी की पुरानी बातें हो, कविता में नया तत्व ना हो, नई चेतना ना हो, नई स्वर ना हो, बिल्कुल। तो फिर विवेक नाम सार्थक नहीं हुआ सर, ना फिर गौतम सार्थक होता। क्या बात है सर, क्या बात। बहुत बहुत बढ़िया है सर। गिरीश सुंदर जी हमारे एक दर्शक हैं, वो लिख रहे हैं कि गौतम जी को सादर प्रणाम। आपकी रचना कहने को बहुत कुछ, आपकी रचना कहने को बहुत कुछ था। मैं कवि मन क्या अपने विचारों भावों से स्वयं को संतुष्ट नहीं मानता या अनंत गहराइयों में जाना चाहता है। ये स्क्रीन पर भी सवाल है सर। बहुत अच्छा सवाल है। मुझे बात याद आ गई कि जब पूछा गया किसी महान दार्शनिक से, हमारे देश के किसी बड़े शंकराचार्य रूपी व्यक्तित्व से, बुद्ध और शिव की तुलना जी। तो उन्होंने कहा कि शिव के बहुत रास्ते हैं, 108 से ज्यादा रास्ते हैं, 108 से हैं, इससे ज्यादा भी। शिव की भक्ति में गोता लगाओ तो तल नहीं है। आप अंतरिक्ष से कूद गए, आप कहाँ रुकेंगे, कहीं टकराएंगे नहीं। आप तैर रहे हैं, आनंद लीजिए, गहराई है, चली जा रही है, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। लेकिन बुद्ध में तल है, एक जगह टकरा जाओगे आप। तो कभी अगर टकरा गया, धरातल उसको मिल गया, तो फिर वो पठार पर घूमने के समान हो जाएगा। जैसे कि आप लेखन में भी कई लोग पठार पे घूमते रहते हैं, उत्तरोत्तर ऊपर उठना है, लेकिन अगर आप एक जगह पे इसी लेवल पे घूमे तो पठार पर घूमना, एक मुहावरा मैंने सोचा मन में कि पठार पर घूमना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पठार पर घूमते रहे तो आप संतुष्ट हो जाइए, नहीं तो अनंत गहराइयां तो आपके लिए हैं, अनंत आकाश भी है। मेरा आशय स्पष्ट हो गया होगा। नहीं, बहुत बहुत शानदार से, जैसा सवाल था उतना ही बेहतरीन आपने जवाब दिया और शब्दों में बड़ी स्पष्टता आपके है। वो सारे लोग कह रहे हैं, राकेश पोखरियाल जी कह रहे हैं कि वाह गजब का शब्द संयोजन, विवेक नाम सार्थक हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके मित्र जो है राजेंद्र उपाध्याय जी सर, उनकी एक डिमांड है, वो कह रहे हैं कि अपनी विदेश यात्राओं के संस्मरण सुनाइए, जो शैक्षिक विमर्श की यात्राओं के खासकर। विशेष यात्राएं तो जो भी हुई हैं 2-4, वो साहित्य के
के क्षेत्र में हुई है, उसके अवदान के कारण, उसी मेहनत के कारण हुई है, संघर्ष के कारण हुई है जो किया है। सबसे पहले मैं 2003 में हिमांशु जोशी जी के साथ नॉर्वे की यात्रा पर गया और ओस्लो में उनके बेटे रहते थे, जिसमें बेटा भी वहाँ जॉब करता है। तो गगनांचल शांतिदूत पत्रिका निकलती थी वहां से। हिमांशु जोशी जी के साथ मुझे मौका मिला और वो, क्योंकि मेरी उम्र उस समय 2003 में 36 साल की रही होगी, अभी 53 हो गया, तो पुरानी बात हो गई है। अब जोशी जी भी इस दुनिया में नहीं, हिमांशु जी भी, और बहुत सारी यात्राएं भी उनके साथ रही। तो उस यात्रा में 6 दिन मैं नॉर्वे में रहा। तो देवकीनंदन जी भट्ट साहब, उसमें समय जो था वो सर्दियों का था और हमारे यहाँ तो सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। लेकिन वहां तो सुबह होती है तो शाम नहीं होती, और शाम होती है तो सुबह नहीं होती। अच्छा, ऐसा कैसे सर? 6 महीने दिन, 6 महीने रात। 6 महीने दिन, 6 महीने। उनकी किताब है हिमांशु जोशी की, सूरज चमके आधी रात, सूरज चमके आधी रात। तो भाई साहब, मैं 2 बजे के करीब वहां दिन में पहुंच गया एयरपोर्ट पर, वो बेटे लेने आ गए। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया, 3 बजे वहां बिल्कुल धूप, अंधेरा, रात हो गई। 2 घंटे का दिन था उस समय, 22 घंटे की रात थी। विवेक गौतम जी थके हुए थे, चाय वाय पी के सो गए कि सुबह उठ के नाश्ता कर लेंगे। 3 बजे सोया मैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रात को 10 बजे नींद खुल गई मेरी। अब मुझे भूख लगे, वहां देखा तो सब सो रहे थे, वो तो अपने समय से सोए। 8 बजे, मैं 3 बजे सो गया, हाँ, रात समझ के। तो फिर मैंने फ्रिज को खंगाला, फ्रिज को ढूंढा मैंने, फ्रिज में कोई मिल जाए। तो भाई साहब, मुझे कुछ ब्रेड वगैरह मिला, मैंने खुद ही मक्खन खुद अपने को लगा लिया। मक्खन लगाना भी एक मुहावरा है ना, खुद ही को लगा लिया मक्खन, और खुद ही मक्खन ब्रेड खा के फिर बड़ी मुश्किल से सारी रात जागता रहा, क्योंकि मेरा जो मशीन था, बॉडी का जो घड़ी थी, वो चल रही थी इंडिया के हिसाब से। तो वो एक यात्रा थी और मुझे खुशी इस बात की है, जो उपाध्याय जी ने कहा, वहां उस समय गांधी जी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी, जो कि राष्ट्रपति के मुख्य प्रेस सचिव भी रहे, राष्ट्रपति के लिए उनका नाम भी चला है कांग्रेस के टाइम में, गोपाल कृष्ण गांधी राजदूत थे। उनके हाथों से मेरा सम्मान हुआ। नॉर्वे के अमिताभ बच्चन, लॉस एंजेलिस लार्सन, उन्होंने मेरा सम्मान किया, वहां कविता सुनाई, अंग्रेजी में भी सुनाई, ट्रांसलेशन। तो एक ऐसा व्यापक अनुभव हुआ कि हमारी संस्कृति सभ्यता कितनी पुरानी है कि कुंभकर्ण का देश, जो रामायण में आता है, 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, वो धरती पर विद्यमान है। हमारे ग्रंथ, हमारी सृष्टि, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज वो जानते थे कि 6 महीने दिन, 6 महीने रात ध्रुव पर होता है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये देश। ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन नॉर्वे बड़ा खूबसूरत देश है सर जी, बहुत खूबसूरत है। आप समझिए कि उत्तराखंड ही समझिए अपना उसको, नॉर्वे को, छोटा उत्तराखंड, और 48 लाख की आबादी है पूरे देश की, 48 लाख ओनली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा रोचक सस्पेंस था सर, और मैं समझ सकता हूँ, जब आपको भूख लगी होगी और आपने अंधेरा देखा होगा नई जगह में, तो क्या हालत हुई होगी। अच्छा, मैं आपसे सर, चूंकि वो किताब का, आपकी कविताओं का संदर्भ आया, तो मैं शीर्षक के कारण सबसे पहले गांधी जी के चौथे बंदर तक पहुंच गया, लेकिन शुरुआत यात्रा कहीं और से शुरू हुई होगी। तो पहला कविता संग्रह कौन सा रहा सर आपका? पहला था मेरा समय की शतरंज पर। मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल टॉपिक दिया, समय की शतरंज पर। तो ये मेरा 1997 में आया था और हिंदी अकादमी के प्रकाशन सहयोग के तहत प्रकाशित हुआ था। गिरीश जी दिल्ली में रहे हैं तो आप जानते हैं कि हिंदी अकादमी भी प्रकाशन सहयोग देती थी, और मुझे 2 किताबों पर मिला। और बाद में मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं हिंदी अकादमी की गवर्निंग बॉडी का मेंबर भी हुआ। शीला दीक्षित जी ने मुझे बनाया। 2003 से लेकर 2007 तक मैं 4 साल मेंबर रहा गवर्निंग बॉडी। पहली किताब थी समय की शतरंज पर। सारे खेल इसके पर है, समय की शतरंज पर, सारा जीवन समय की शतरंज पर है। इसलिए मेरी पहली कविता किताब जो थी वो दिखा भी देता हूँ, मेरे पास है ये मेरी समय की शतरंज पर। जी जी जी। तो आप आदेश करें तो इसमें से कुछ सुनाऊं मैं आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत सर, आपको कौन नहीं सुनना चाहेगा सर, कमाल है। एक कविता है इसमें जी। मिट्टी, पूरी सभ्यता का सफर है सर इसमें, मिट्टी में।
वाह कि मिट्टी ने दिया था हमें जीवन, मिट्टी ने दिया था हमें जीवन, हमने आग में झोंक दी मिट्टी। मिट्टी ने दिया था हमें जीवन, हमने आग में झोंक दी मिट्टी। पकी मिट्टी ने रूप लिया ईंटों का, पकी मिट्टी ने रूप लिया ईंटों का। ईंटों में ना आ पाई मिट्टी की आत्मा, मिट्टी के साथ ही जल गई हमारी आत्मा। पकी मिट्टी ने रूप लिया ईंटों का, ईंटों में ना आ पाई मिट्टी की आत्मा, मिट्टी के साथ जल गई हमारी आत्मा। मिट्टी की संवेदना को नहीं जी पाती ईंटें, मिट्टी की संवेदना को नहीं जी पाती ईंटें। ईंटों से निर्मित विशाल अट्टालिकाएं, इसीलिए मरती जा रही हैं हमारी आत्माएं। ज्यों-ज्यों फैलता जा रहा है ईंटों का साम्राज्य, ज्यों-ज्यों फैलता जा रहा है ईंटों का। वाह क्या और इसी क्रम में इसी की दूसरी कविता भी है। अब देखो गांव में जो आपने देखा, पूरी मिट्टी के गांव में आप रहे होंगे, मैं भी रहा हूँ। बड़ी मोटी दीवारें होती थी, 1 मीटर मोटी, 1.5 मीटर मोटी। हम भीत कहते थे, सच बात है ना, भीत, घर की भीत। पत्थर की दीवारें। हाँ, आपके यहाँ पत्थर की, हमारे मिट्टी की होती थी। मिट्टी अच्छा, मिट्टी की दीवारें, उसे भीत कहते थे हम। मिट्टी के पोखर में से मिट्टी निकाल के, जो बहुत चिकनी मिट्टी होती थी उसकी, जी वो पानी से जुड़ती थी वो। अब आप कविता देखिए और जीवन संघर्ष को समझिए कि मिट्टी और पानी संबद्ध थे, मिट्टी और पानी संबद्ध थे, आश्रित था एक दूसरे पर दोनों का जीवन। वाह पानी संबद्ध थे, आश्रित था एक दूसरे पर दोनों का जीवन। ईंटों को नहीं चाहिए पानी, ईंटों को नहीं चाहिए पानी, ईंटों ने चख लिया है स्वाद लाल रंग का। ये डूबना चाहती हैं रक्त के लाल रंग में, ये चूस रही है दिन रात मानव रक्त, और से सोच रहा है कि वह छू रहा है निरंतर सभ्यताओं के नव शिखर। मनुष्य नहीं जानता कि ईंटों की सभ्यता ने रची है एक नई परिभाषा। जितना जितना प्रकृति से दूर हो जाएंगे, समझे आप, ईंटों ने रची है एक नई परिभाषा, जिसमें मरती जा रही हैं हमारी संवेदनाएं। मिट्टी के स्पर्शों से अलग होकर ज्यों-ज्यों ऊंचा उठता जा रहा है मानव, त्यों-त्यों हो रहा है आधारहीन। ईंटें अवश्य ले जाती हैं ऊंचाइयों की ओर, ईंटें अवश्य ले जाती हैं ऊंचाइयों की ओर, पर बहुत नीचे रह जाती हैं सभ्यताएं और मूल्य, बहुत नीचे रह जाते हैं सभ्यताएं और मूल्य। मिट्टी और पानी बद्ध थे, दोनों का एक दूसरे का जीवन। वाह बेहतरीन सर। ये थोड़े साहित्यिक कविताएं सब नीरस तो होंगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो कविता बहुत बड़े बड़े दिन रहे सर इसमें। बहुत अद्भुत कविता है सर। और अगर आप जो बात कर रहे हैं, जो अगर नहीं समझ पा रहे हो तो उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, क्यों नहीं समझ पा रहे। अब एक मजेदार घटना सुना दूं आपको। जी सर, स्वागत। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू महाविद्यालय में कविता पाठ के लिए भी मुझे भी बुलाया। जी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और पत्रकार आए हुए थे कुछ। अच्छा, मैंने एक कविता सुनाई, मैं आपको समर्पित करता हूं दोनों महानुभावों को और दर्शकों को, जी स्वागत। देवीनंदन भट्ट जी को, गिरीश जी को। वो कविता कुछ इस तरीके से है, 4 लाइन की 6 लाइन की कविता है, पूरी पाषाण काल से लेकर आज तक की कविता है वो, 6 पंक्तियों में देखें। वाह। जंगली ने देखी आग, जंगली, वो जो जंगल में रहता था, जंगली पत्थर युग का आदमी, जंगली ने देखी आग, अपनाई वहां तक उचित थी जहां तक। जंगली ने देखी आग, अपनाई वहां तक उचित थी जहां तक। सभ्य ने भी देखी आग, सभ्य ने भी देखी आग, अपनाई सीने से लगाई, सिर पर बैठाई, और जल गया, जल गया, जल गया। वाह वाह। अब वहाँ प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपने जितनी बड़ी कविता सुनाई है ना, अगर आप इसका गहराई समझते हैं तो बड़ी बात है,
तो मैंने कहा सरकारी स्कूल का अध्यापक हूँ, समझ का तो हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि भाई सरकारी स्कूल का मास्टर क्या समझ सकता है। समझ का ठेका तो यूनिवर्सिटी वालों के पास है, पत्रकारों के पास है, जी के बड़े बड़े अधिकारियों के पास है। हमारे पास तो केवल कविता है। वो आज देव नंदन भाई जी सुन रहे हैं, गिरीश जी सुन रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी से मुलाकात है, उन्होंने सुनवा दी, वरना हम कहाँ, कविता और क्या हमारी कविता है। तो ये संस्मरण था एक जो मुझे हमेशा याद आता है। आप व्यंग्यकार भी बहुत अच्छे हैं सर, आपकी बातों से मुझे लग रहा है। ये मुझे लगता है कि छोटी छोटी कविताओं में वो सत्य होता है जो कभी कभी मतलब बड़ी बड़ी चीजें कहने से नहीं मिलता, कभी कभी छोटी छोटी कविताओं से। जैसे मैंने एक कविता पढ़ी जिसने मेरे को बहुत प्रभावित किया, 3 लाइन की कविता है विवेक जी। वो कविता कि जितना संघर्ष इस मुट्ठी भर हृदय में होता है उतना शायद ही किसी विश्व युद्ध में होता हो। क्या बात, अभी बिल्कुल सही, सत्य है, लेकिन 3 लाइनों में कह दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अज्ञे जी ने कहा, अज्ञे जी की कविता है सर, मैं शेयर कर दूं, अपनी अपनी कहानी ठीक है, इससे पता लगा कि मैंने अज्ञे को भी पढ़ा है। बट जी इस तरीके से है, 4 लाइनें सुना रहा हूं उनकी अज्ञे जी को नमन करते हुए कि सुख मिला उसे हम सह न सके, दुख मिला उसे हम कह न सके, सुख मिला उसे हम कह न सके, दुख मिला उसे हम सह न सके, यूं ही बीत गया सब, यूं ही बीत गया सब, हम मरे नहीं पर हाय कदाचित जीवित भी हम रह न सके। वाह वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है कि जिंदगी है, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं है। वाह, मुंबई का हाल देख लीजिए आप, कितनी चकाचौंध है, सब कुछ है, नशे की दुनिया है, कुछ एनसीबी है, सब कुछ है सर। चल रहा। हमारे एक दर्शक हैं अपूर्व पंत जी अल्मोड़ा से सर, वो पूछ रहे हैं खरीदी हुई नीत के बारे में कुछ बताइए कि कहाँ मिलती है, क्या रेट है उसका। सर अमेजोन पे अवेलेबल है, 170 रुपए किताब है ये। दर्शकों जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो अमेजोन पे 170 रुपए में नींद खरीद सकते हैं। नहीं कविताएं हैं। अच्छा कविता है, इसका टाइटल है, और ये गोली है, बीच में गोला दिख रहा है ना, ये नींद की गोली है। वाह वाह, तो मतलब मैं दर्शक क्या समझे कि इनको पढ़ के नींद आ जाएगी सर, कविताओं को पढ़ के आज दिन में दर्द हो जाएगा तो नींद आई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह। तो इसके बारे में सर जानना चाह रहे हैं अपूर्व पंत जी संग्रह के बारे में। अपूर्व जी का मैं, पंत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपूर्व जी मेरे एक बहुत प्रिय मित्र हैं जो अमेरिका से अभी लौटे हैं, उनका नाम भी अपूर्व है, लेकिन वो अपूर्व ठाकुर हैं और बहुत अच्छे इंजीनियर हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद। आप जानना चाहते हैं, ये मेरी 2019 में आई थी किताब, बहुत कम लिखता हूँ लेकिन अब ये 10 साल बाद ये किताब आई है, खरीदी हुई नहीं। तो इसमें मैंने आज के दौर की कुछ कविताएं शामिल की हैं, मेरे मन की कविताएं हैं, शहरों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, शिक्षा में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उस तरीके की कविताएं कुछ हैं इसमें। बढ़िया बढ़िया, आप पढ़ेंगे, आपको अच्छी लगेगी, और अमेजोन पे अवेलेबल है, ज्यादा महंगी नहीं है। और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कहिएगा, मैं भेज दूंगा आपको, मैं तो खरीद कर भेज दूंगा। जी शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आपके एक और मित्र हैं रजनीकांत शुक्ल जी, वो पूछ रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तित्वों को प्रतिवर्ष उद्भव के माध्यम से डॉक्टर विवेक गौतम सम्मानित करते हैं, ये उद्भव का विचार कैसे मन में आया सर? उद्भव का विचार ऐसे आया सर कि मैं शुरू से ही, मैंने बताया ना, पिताजी जो थे वो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में मान्यता प्राप्त यूनियन के अध्यक्ष थे, और हमारे यहाँ बहुत होली पर 10-10 टीमें आती थी, ढोलक बजाते हुए लोग आते थे, मजदूर आते थे, यूनियनिस्ट थे, क्योंकि सारे लोग आते थे मिलने के लिए, नेता भी आते थे। तो कुछ तो बचपन से ही एक होता है ना, संस्कार होता है कि भाई लोगों से मिलना जुलना, आगे बढ़ना, तो अच्छा मिले, हमारी सभ्यता यही है। जैसे रजनीकांत जी ने कल मुझे फोन किया, बड़े भाई हैं हमारे, कई उम्र में भी बड़े हैं और अनुभव में भी बड़े हैं, तो रजनीकांत जी ने कहा मैं सुनूंगा कल। तो ये जो चीज जो पढ़ा, ये
मुझे लगता है घर से ही ये भी पढ़ा, साहित्य भी था और यूनियन, क्योंकि लोक कल्याण का काम पिताजी करते थे। कुछ नहीं कमाया जीवन में, केवल यश कमाया। और मुझे लगता है मेरी आवाज में जो जोश है, मेरी आवाज में जो प्रोनाउंसिएशन में जो क्लैरिटी है, मेरे अंदर जो जज्बा है, वो मेरे पिताजी का ही, उनका ही खून है। इसका मतलब असली है। तो आप समझ सकते हैं, तो बड़ा गौरवान्वित रहता हूं मैं। तो उद्भव जो है हर साल कुछ आयोजन करती है, लगातार 25 सालों से हम कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को किया है और उसका प्रतिफल मिला है बहुत अच्छा। देश भर से लोग आए हैं, तमिलनाडु से भी आए, विदेश से भी आए हैं बहुत सारे लोग। और सारे मित्रों का सहयोग, रजनीकांत जी का, कृष्ण कुमार वर्मा जी, ऐसे लोग हमारे मित्र हमेशा ज्वाइन करते हैं, अच्छा लगता है जी। रजनीकांत जी सर ठूठ कविता सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ठूठ तो बिल्कुल बिल्कुल। ये कविता एक्चुअली मैंने लिखी थी उन्हीं के लिए, जब वो हिंदू कॉलेज में मेरे साथ हुआ कि आपको पता ही नहीं कि इतनी बड़ी कविता आपने लिखी। तो मैंने ये कविता लिखी, ठूठ। ये लोग देखने में तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, लेकिन आंतरिक स्वरूप जो है उनका, वो इसमें प्रकट होता है। और ये मैंने लाल किले से भी सुनाई, और एक कविता और सुनाऊंगा जो मैंने लाल किले से सुनाई, उसके बाद फिर मुझे नहीं बुलाया। ये ठूठ भेजी आपने उनको? ये ठूठ प्रोफेसर भेजी, हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर साहब को ठूठ भेजी कि नहीं भेजी? हाँ भेज दी थी मैंने, बिल्कुल। मैं चवन्नी पकड़ाए बिना बाज नहीं आता। आप चवन्नी की घटना आपको याद होगी, क्योंकि टीचर थे हम लोग। वो एक बच्चा बड़ा शैतान था, उसने चवन्नी पकड़ा दी थी, मास्टर जी हो गया अपनी चवन्नी रखो। सर सुनाइए हमें, सर हमें भी सुनाइए, क्या था चवन्नी का घटना? मैंने कविता सुना रहा हूँ। मैंने जब जब कोशिश की और किसी बड़े पेड़ की शरण ली, मैंने जब जब कोशिश की और किसी बड़े पेड़ की शरण ली, तब तब मुझे एहसास हुआ उसका बड़प्पन झूठ है। बाहर से पेड़ भले ही बड़ा है, पर भीतर से ठूंठ है। क्या? मैंने जब जब कोशिश की और किसी बड़े पेड़ की शरण ली, तब तक मुझे एहसास हुआ उसका बड़प्पन झूठ है। बाहर से पेड़ भले ही बड़ा है, पर भीतर से ठूंठ है। मुझे कोई घृणा नहीं है ठूंठ से, मुझे कोई घृणा नहीं है ठूंठ से, घृणा है तो उनसे जो ठूंठ होकर पेड़ का मुखौटा ओढ़े हैं। सचमुच वर्तमान में असली पेड़ बहुत थोड़े हैं, सचमुच वर्तमान में असली पेड़ बहुत थोड़े। वाह, बहुत सुंदर। सर आपके लहजे में ना मुझे डॉक्टर अशोक चक्रधर जी की याद आती है। हाँ बिल्कुल, मैं भी कहने वाला था सर, वो पर्सनालिटी में भी बिल्कुल आती होगी। चक्रधर जी एक्चुअली ब्रज के ही थे, मैं भी ब्रज का ही हूँ ना, वो भी ब्रज के ही हैं। वो काका के दामाद वैसे ब्रज क्षेत्र के ही हैं वो। हाँ, 6 बोतल थी, वहां में 4 ही रह गई बाद में। हाँ जी, वहां में 6 बोतल थी, वहां में 4 ही रह गई बाद में 4 बोतल रह गई हैं जो है। पता नहीं चल लो काहे रोए। चौरे चंपू में तोते पूछ रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। तो हमारे चक्रधरी का एक है सीरीज, चौरे चंपू। हाँ, मेट्रो में जाएगा तो घंटी मत बजाइयो, अपने सवाल रखियो, ले जाएगा तेरे सामान, बाकी बात तू क्या करेगा। सही बात। आपने आज मेरा खून बढ़ा दिया बहुत ज्यादा। बढ़िया सर, बढ़ना चाहिए। कोरोना काल में खून बढ़े, इसलिए तो शो कर रहे हैं। मैं वो कविता सुना रहा हूँ आपको जिसका शीर्षक है आश्वासन। वाह, ये लाल किले वाली है सर? ये लाल किले वाली। लाल किले वाली नहीं सुनाऊंगा। प्रेम कविताएं नहीं लिखी मैंने पुराने किले वाली, ना बुद्धा वाली, ना सफदरजंग के मकबरे वाली। लाल किले वाली है। ठीक है, ठीक है। तो सर ये क्षमा करेंगे हंसाने के लिए। नहीं सर, ये अच्छा है। और ज्यादा गंभीरता खत्म होती जा रही है, कहीं मजाक ही चल रहा है, क्या है ये। थोड़ा गंभीरता में आ जाता हूँ। जी सर, मैं भी गंभीर हो जाता हूँ। हाँ। गौतम और गंभीर, ठीक है।
आश्वासन कविता है ये। मैं अपने भाई रजनीकांत जी, जितने हमारे मित्र और आप सबको समर्पित करता हूँ कि हर ओर है आश्वासन, हर ओर दिलासा, दिली है यारों क्या खूब तमाशा है। क्या बात। ओर है आश्वासन, हर ओर दिलासा, लोकतंत्र है यारों क्या खूब तमाशा। आश्वासन ही आश्वासन है, चाहे जहां लो, घर में, बाजार में, संसद में जहां लो, दिलासाओं का बीमार है ये सारा जहां यार, हर ओर हो रहा है आश्वासन का व्यापार। कि रोटी नहीं तो क्या हुआ, पानी नहीं तो क्या, रोटी नहीं तो क्या हुआ, पानी नहीं तो क्या, सपने नहीं तो क्या हुआ, अपने नहीं तो क्या, आश्वासन तो है अपने, राशन नहीं तो क्या, अरे शासन तो है अपना, अनुशासन नहीं तो क्या। कि रोटी नहीं तो क्या हुआ, पानी नहीं तो क्या, सपने नहीं तो क्या हुआ, अपने नहीं तो क्या, आश्वासन तो है अपने, राशन नहीं तो क्या, अरे शासन तो है अपना, अनुशासन नहीं तो क्या, और मर जाओ आश्वासन ले लो। अब इच्छा आपके मरना कहाँ चाहते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग आप आश्वासन मिलेंगे आप। कि मर जाओ, ये दो लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है गिरीश जी। कि मर जाओ आश्वासन ले लो, और बन जाओ आश्वासन दे दो। मर जाओ आश्वासन ले लो, और बन जाओ आश्वासन दे दो। यूं ही राष्ट्र चला करते हैं, संसद से झोपड़ी तक, और बिछा दिलासा आश्वासन ओढ़ो, पैरों से खोपड़ी तक। और अंतिम पंक्तियां इसकी ये हैं कि हर दुख के लिए दिलासा है, आश्वासन है तो आशा है। हर दुख के लिए दिलासा है, आश्वासन है तो आशा है, और राजा प्रजा संवाद में आश्वासन ही तो भाषा है, आश्वासन ही तो भाषा है। वो पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूँ जो मैंने लाल किले से सुनाई थी। ये बात है 2004 की, या 4 की बात है, 4 की बात है। सुनामी आई थी देश में, दुनिया में आई थी इस देश में, बहुत लोग मारे गए और राहत सामग्री इकट्ठी हुई बहुत ज्यादा, लेकिन पता चला वहां तक नहीं पहुंचे ट्रक जहां तक पहुंचने चाहिए। तो मैंने लाल किले से कविता की लाइनें पढ़ी थी, अब आप व्यंग का आनंद लीजिए। कि लोग डूब गए जल में, लोग डूब गए जल में, और वो तैर गए पल में। क्या बात है, क्या बात है, क्या समझ गए आप, क्या बात है। कि लोग डूब गए जल में, और वो तैर गए पल में, घर घर के ही लोगों में बढ़ जाएगा जब राशन, सुनामी पीड़ितों के हिस्से सिर्फ आएंगे आश्वासन। क्या बात है, क्या बात है। लोगों में बढ़ जाएगा जब राशन, सुनामी पीड़ितों के हिस्से सिर्फ आएंगे आश्वासन। नहीं जिंदगी सुरक्षित, ना ही आबरू सुरक्षित, ना जवानी को राह कोई, सुनता नहीं यहाँ पर बुढ़ापे की आह कोई। फिर भी है शर्म गायब, सत्ता का धर्म गायब, वाहवारे मेरे छलिया क्या है तेरा प्रशासन। आम आदमी के हिस्से सिर्फ आए हैं प्रशासन, सिर्फ आए हैं। वाह, क्या बात है सर, वाह, वाह, बहुत बढ़िया सर, बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। लाइन से निकला। वाह, तो सर अब ऐसी कविता आप सुनाएंगे लाल किले से तो बैन ही होंगे। बिल्कुल सही बात। उसका कोई दुख नहीं है, आपने बुलाया ना, ठीक। ये सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना। आश्वासन से याद है सर कि हमारे देश की सरकारें हमारे कर्मचारियों को, शिक्षकों को वो एक आश्वासन दिया था कि न्यू पेंशन स्कीम जो है बहुत खूबसूरत होगी, बड़ा मजा आएगा। वो सब कहते हैं कि झिलमिल सितारों से आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, लेकिन अभी किसी को 2000 रुपये मिल रही है, किसी को 3000 रुपये मिल रही है रिटायरमेंट के बाद, तो लोग बड़े परेशान हैं। और आज पूरे हिंदुस्तान के शिक्षक जो है काला दिवस मना रहे हैं उसके विरोध में, तो फिर आश्वासन दिया जा रहा है कि नहीं अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छे दिन आएंगे, भगवान जाने। सर विवेक जी, मैं बहुत कहना चाहता हूँ, मुझे एक पूरा विश्वास है कि आप एक शिक्षक रहे, इतना आपका समृद्ध कहना चाहिए, एक पिताजी के टाइम से एक जीवन आपका रहा। लेकिन हमेशा मैं ये बात अब याद रखता हूँ अपने अनुभव से कि देशभक्त
देशभक्त देश व्यवस्था पर चोट करते ही देशद्रोही की संज्ञा पाता है। देशभक्त देश व्यवस्था पर चोट करते ही देशद्रोही की संज्ञा पाता है। नहीं, आपकी बात में बहुत शक्ति है और सार्थकता है, लेकिन अगर व्यक्ति ईमानदारी से और अपने आचरण को अगर देखे, अब मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो अपने जमीर की बात करते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थों की जब बात आती है तो अंतरात्मा उनकी नहीं रहती, तो उनकी बात का असर भी नहीं होता। अभी एक प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने दुनिया भर का कहा कि देश में लोकतंत्र ही नहीं है, नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने कहा देश में लोकतंत्र ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने भाई, क्योंकि विवेक नाम, मैंने थोड़ा लिख दिया कि भाई महाराष्ट्र में लोकतंत्र है, राजस्थान में लोकतंत्र है, दिल्ली में लोकतंत्र है, झारखंड में लोकतंत्र है, केरल में लोकतंत्र है, पंजाब में लोकतंत्र है, पंजाब में लिख दिया मैंने, पंजाब में लोकतंत्र है। कह रहे, उन्होंने क्या लिखा कि ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई राजनीतिक प्रवक्ता बोल रहा है। मैंने कहा जब आपकी पोस्ट राजनीतिक प्रवक्ता की है तो मेरा जवाब भी राजनीतिक प्रवक्ता है। गलत मैंने क्या था, आप बताइए, इस बात पे नाराज हो गए। तो ये हमारे यहाँ क्या दिक्कत है कि लोग वादों से बंधे हुए हैं, सत्ताओं से बंधे हुए हैं, पार्टियों से बंधे हुए हैं, फिर वहां पे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, बिल्कुल फिर उस बात का अर्थ नहीं रह जाता। शराब पीने के बाद गीत गा रहा हूँ देशभक्ति के, मेरा रंग दे बसंती चूल्हा, संतोषानंद हो जाता हूँ मैं, सबको पता है। तो फिर बात का असर नहीं होता। मेरा चना है, अपनी मर्जी का, होगा तेरी मर्जी का, तू ही खा ले अपने चने को। हम क्यों खाए तेरा चना, हम नहीं पीते, हम नहीं खा ले तेरा चना, तेरी चना तेरी मूंगफली तुझे मुबारक। लेकिन पैसे कमा रहे हैं, क्या क्या आप समाज को दे रहे हैं, आप बताइए। आप समाज के उन्नयन के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक हमारे सर दर्शक है मनोहर चमोली, मनु जी, वो एक सवाल पूछते हैं आपसे। वो कह रहे हैं कि साहित्य का असर स्कूली जीवन में किस तरह से देखते हैं? साहित्य को आप ही नीरज बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात कही है। मैंने साहित्य को नीरज नहीं बताया। जन सामान्य, देखिए, एक होता है मास, एक होता है क्लास। जी। जीवन में बहुत सारी चीजें मासेस के लिए होती हैं, बहुत सारी चीज क्लास के लिए होती हैं। मास के लिए लिखते हैं, अब गुलजार की फिल्में हर एक को अच्छी नहीं लगेंगी, मृणाल सेन की फिल्में हर एक को अच्छी नहीं लगेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब गुलजार बहुतों को अच्छे लगते हैं। जिसने पंडित भीमसेन जोशी को सुन लिया, जिसने पंडित जसराज को सुन लिया, जिसने किशोरी अमोनकर को सुन लिया, उन्हें जिसने हंस उड़ जाएगा हंस अकेला गाने वाले कुमार गंधर्व को सुन लिया, तो आप सुनाओ कि तू मेहदी हसन सुन ले, लता मंगेशकर सुन ले, तू गुलाम अली को सुन ले, तू पंकज उधास को सुन ले, नहीं सुनेगा, क्योंकि वो पंडित भीमसेन जोशी को सुन चुका है। वो वहां का हो गया जो एक है क्लास। नीरस नहीं है, रस है सब जगह, केवल दृष्टि का भेद है। बाल्यकाल में, अब हम जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि साहित्य का असर क्या है, देखिए अब मैं बताता हूँ आपको। छठिया साथ में पड़ी थी, चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े को पड़ गया हवा से पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा रिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, है यहाँ रहा वो यहाँ नहीं, वह वहां रहा वो वहां नहीं, किस अरिमस्तक पर कहा नहीं, बढ़ते न था वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल का हल्की सेना पर घेर गया, आला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। ये रोंगटे खड़े है मेरे, ये हमारे शिक्षक थे जिन्होंने सिखाया। और जब हम पढ़ाते अपनी क्लास में तो बच्चों के खड़े होते होंगे, रोंगटे बताते नहीं होते होंगे। शिक्षक चेंज एजेंट है, परिवर्तन का कारक है, हर युग में रहा है और आज भी है।
बस जड़ों से जुड़ना पड़ेगा, जी। एक रस आ हमारे और जाएगा। गिरीश चंद्र जी जड़ों पूछ से रहे जुड़ना हैं, पड़ेगा, रस आ जाएगा। गिरीश चंद्र जी पूछ रहे हैं, आपने कई देशों की यात्राएं की हैं, क्या उन देशों में अपनी कविता के भाव को समझाने में कुछ समस्या आई आपको? क्योंकि उन देशों में हिंदी आम प्रचलित भाषा नहीं है, या हिंदी के रसिकों की संख्या भी वहाँ काफी है। संदर्भ ये है कि सर मैं विश्व हिंदी सम्मेलन में गया 2 जगह पे, और एक बार मैं गांधी उनके द्वारा बुलाया गया, नेपाल में हिंदी समझते हैं लोग, प्रतिज्ञा प्रतिष्ठान में, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उस समय डॉक्टर साहब थे, जो मैं यादव जी थे, नाम भूल रहा हूँ, शायद आपको ध्यान आ रहा हो उनका नाम, दिल्ली से ही मौलाना आजाद से MBBS करके वहाँ राष्ट्रपति हुआ नेपाल के। तो और विश्व हिंदी सम्मेलनों में तो हिंदी समझते ही हैं। हाँ, नॉर्वे में जरूर अंग्रेजी में रामवरण यादव डॉक्टर रामवरण यादव जी, वो मेरी कविता, मैंने एक कविता सुनाई थी, नदी केस हार गई। सुरेंद्र शर्मा जी संचालन कर रहे थे उस कार्यक्रम का, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, जो उनको सुनने के लिए वहाँ लंबी, कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी थी। सुरेंद्र शर्मा जी आ रहे हैं उनको, और बहुत अच्छे इंसान है वो, मेरा अनुभव हुआ है, बहुत सारे चक्रधर जी के साथ भी हुआ है, बहुत अच्छे से, वो बहुत प्यार करते हैं और साहित्य में भी। तो वहाँ पर सुनने में प्रॉब्लम नहीं आई, केवल नॉर्वे में ट्रांसलेशन जरूर था, वहाँ पर दिक्कतें थी। तो जहाँ राजदूत है हमारे हिंदी के लोग हैं सब जगह, मॉरिशस है, साउथ अफ्रीका है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में था प्रोग्राम 15 अगस्त, तो वो हिंदी दिवस पे था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, लेकिन मुझे संचालन दोनों भाषाओं में करना पड़ा, हिंदी अंग्रेजी। क्योंकि आप दोनों भाषाओं का आप माहिर हैं सर, तो ये आपके लिए एडवांटेज है। हाँ, ये सौभाग्य है मेरा, ईश्वर ने ये भी दिया है कि आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर इंग्लिश इन दिल्ली गवर्नमेंट एंड आई एम राइटिंग माय पोएम्स इन हिंदी। दैट इज द बेनिफिट, यू कैन से प्लस पॉइंट फॉर मी इन माय लाइफ। आई हैव स्टडीड वर्ड्सवर्थ और कीट्स और मिल्टन, और जो अभी हम पढ़ते हैं स्टीफन, ये अपना जो नेरूदा, सबको पढ़ाते भी हैं, बढ़िया बढ़िया सर। एक सवाल मैं आपसे, जोशी सर एक सवाल पूछना चाहते थे। जोशी सर नहीं, हाँ, मैं वो थोड़ा सा व्यक्तिगत सा भी है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप बताएं। आप दिल्ली में इतने अच्छे कवि के रूप में जाने जाते हैं। मैंने सम्माननीय मनीष सिसोदिया जी को एक सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में कहते हुए सुना कि उन्हें आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कविता का प्रभाव को उनको एक्सप्लेन किया हो। और मैं ये प्रश्न उस दिन डॉक्टर राजेश के सामने भी रखना चाहता था। तो मनीष सिसोदिया जी खुद ही इतने संवेदनशील आदमी हैं, और को ऐसा कैसे हुआ? आप जितने ये शिक्षक रहे, रजनीकांत जी, आप, राजेंद्र उपाध्याय जी, तो जो मतलब हैप्पीनेस कार्यक्रम से भी जुड़े, तो आपका क्या अनुभव रहा? क्या ऐसा होता है कि कविता से प्रभाव ना पड़े? मेरे जीवन में तो कविताओं का बहुत प्रभाव है। मैं किसी अच्छी कविता को पढ़ता हूँ तो उसको गुणने की कोशिश करता हूँ। जैसा आपने कहा, राणा प्रताप की कविता से आपको जोश, हमको सबको जोश आता था। वो हमारी एज से कहती थी, वो भी ऐसा था। आज पता नहीं आता है कि नहीं आता, मैं नहीं जानता। नहीं, यही नहीं, ऐसी कविताएं भी थी ना। एक मित्र बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो, एक मित्र बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इस 1.5 छटा के राशन में तौंद बढ़ाए जाते हो। हम बोले रहने दो लेक्चर, पुरुषों को मत बदनाम करो, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो। आराम जिंदगी की कुंजी से न सफेदिक होती है, आराम शब्द की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छिपा, आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन को पीता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ मेरे अनुभव से काम करो, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम। तो ऐसे ये बचपन की याद है। हमारे जमाने में हैप्पीनेस बहुत थी। हम तो दुख में ही मर गए, आप और हम तो दुख में ही पड़े ही नहीं। हम तो हैप्पीनेस तो अब आया, हमारे टाइम में था ही नहीं, हम तो दुख में ही मर गए। ये तो बहुत बड़ा कमेंट है सर, ये तो आपने बोल दिया। नहीं, तो आप बताओ, आपके टाइम में था हैप्पीनेस? नहीं था, बिल्कुल नहीं था।
हमारी तो नस नस हैप्पी थी, हाँ बिल्कुल। हम हैप्पीनेस नहीं थे, हमारी नस नस हैप्पी थी, हमें हैप्पीनेस की जरूरत नहीं थी क्योंकि नस नस में हैप्पीनेस थी। सब हैप्पीनेस की अच्छा, जरूरत, हैप्पीनेस मजेदार की बात आपको बता दूं, मजेदार बात बता दूं कि मैं जी। मनीष सिसोदिया का वोटर हूँ, उनके क्षेत्र में रहता हूँ, हाँ क्या उन्हें नहीं पता। उन्हें सर मेरा ये मानना है कि हैप्पीनेस की क्योंकि जरूरत पता उसे चलेगा जो जानने की कोशिश करेगा कि मेरे क्षेत्र में कौन कौन साहित्यकार रहता है। अच्छा, कमाल। अगर वो जानना चाहते कि मेरे क्षेत्र में कौन कौन साहित्यकार रहता है तो क्या वो पता नहीं लगा लेते कि मेरे क्षेत्र में कौन साहित्यकार रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप तो उनके विभाग में भी है सर, ये तो आसान काम था। काम का संचालन किया है सर। वाह। अब देखिए कि ये बड़ा मतलब विसंगतियां जो कहते हैं ना, ये आयरनी इसी को कह सकते हैं शायद, हाँ, आयरनी इस शब्द लेकिन को। सर मैं 6 साल में कभी मिला नहीं उनसे, गया नहीं व्यक्ति रूप, मैं हाजिरी लगाने नहीं गया कि सर मैं विवेक गौतम, मैं नहीं गया। ये मेरी कमी है, एक मंत्री की कमी नहीं है सर, वो बड़े आदमी है, जी मेरी कमी, चलिए मैं सर, अपनी कमी मानता हूँ। मेरे को मुझे अटेंडेंस अब मुझे ऐसा लगता है सर कि हैप्पीनेस की जरूरत वहां होती है जहाँ हैप्पी लेस हो, तो वहां लेस होगी तो इसलिए नेस की जरूरत पड़ रही होगी। जी। अच्छा, आपने सर एक बहुत विशिष्ट, रजनीकांत जी कह रहे हैं गोपाल प्रसाद व्यास जी की कविता थी वो जो मैंने सुनाई अभी। हाँ गोपाल प्रसाद व्यास जी के आराम करो आराम करो। आराम करो आराम। गोपाल प्रसाद जी। जी अभी थोड़ी देर है सर, शो में थोड़ी देर बाद आराम करेंगे हम सब, थोड़ा सा और आपको सुनते हैं। आपका इशारा मैं समझ रहा था। ये मजाक की बात है, लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु सर, जिस पर अब तक हमारा 110वां एपिसोड है, इस पर मैं कभी चर्चा नहीं की, हम चाह रहे थे करें लेकिन छूट जाता है। आज मुझे याद आ गया, आपने एक वर्कशॉप किया था स्क्रिप्ट राइटिंग पर, 1 महीने का वर्कशॉप था। तो स्क्रिप्ट राइटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बड़ा महत्वपूर्ण भाग है सारे शिक्षकों के लिए, क्योंकि हर शिक्षक कहीं न कहीं बच्चों के साथ जब काम करता है तो उसको नाटक करता है, या 15 अगस्त, 26 जनवरी या गांधी जयंती या इस तरह के बाल दिवस, इस तरह के आयोजनों में उसमें स्क्रिप्ट की जरूरत होती है, लेकिन स्क्रिप्ट बड़ी ढीली सी, बड़ी लचक सी, और उनको अनुभव नहीं होता, जानकारी नहीं होती, तो उनकी कोई गलती नहीं है। तो मैं चाहूंगा सर आप संक्षिप्त में, मतलब संक्षिप्त का मेरा मतलब है क्योंकि समय की कमी नहीं, तो बहुत विस्तार सुनते हैं, जितना आपके पास समय हो उस हिसाब से हमको स्क्रिप्ट राइटिंग के गुर सिखाइए सर, थोड़ा बताइए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, अच्छी स्क्रिप्ट में क्या क्या होना चाहिए, कैसे लिखी जानी चाहिए अच्छी स्क्रिप्ट। मुझे लगता है कि शिक्षकों की जहाँ तक बात है ना सर, मैं बहुत गंभीरता से, क्योंकि 33 वर्ष हो गए और 1997 में 11 सितंबर तो मैंने प्राइमरी शिक्षक के, प्राथमिक शिक्षक में दिल्ली में मेरा पहला नंबर था मेरिट में, और 20 साल की उम्र थी मेरी, मैं लग गया था, और 97 में प्रमोशन हो, और 21 साल बाद मुझे पीजीटी दिल्ली सरकार ने बनाया, क्योंकि दिल्ली सरकार अंग्रेजी को भाषा नहीं मानती। हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा नहीं है, भाषा हिंदी है, संस्कृत है और पंजाबी है, उर्दू है। अंग्रेजी जो है वो एक सब्जेक्ट है। अच्छा, मेरा प्रमोशन जो हो जाना चाहिए था 7-8 साल में, मुझे 21 साल बाद प्रवक्ता का पद मिला, 21 साल बाद मुझे स्टेट पहले मिल गया, वाइस प्रिंसिपल का पद बाद में मिला। हमारे यहाँ क्या है, ये आवाज कहाँ से आ रही पता नहीं, ये पंखा जोशी सर का पंखा चल रहा है सर, ये उसकी आवाज है। किसका सर? जोशी सर का पंखा करता है खूबसूरत म्यूजिकल साउंड। मैं ये कह रहा था सर कि हमारे यहाँ शिक्षक जो हैं उनके साथ दिक्कत ये है कि जिसको कोई काम नहीं मिला वो शिक्षक हुआ जी। 90%। 10% आप और हमारे जैसे हैं, कृष्ण कुमार वर्मा है, रजनीकांत हैं, जयशंकर शुक्ला है। तो जहाँ जहाँ ये स्थितियां हैं वहाँ स्क्रिप्ट राइटिंग की आप सोचो, स्क्रिप्ट राइटिंग पहली बात तो बहुत व्यापक विषय है, लेकिन सबसे पहले विषय ही है, विषय के भाव को समझना, उसके अंतर्निहित जो क्या संदेश आप देना चाहते हैं, क्या उस स्क्रिप्ट से क्या आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, उसमें कौन कौन से पात्र हैं, उन पात्रों का चरित्र चित्रण क्या है, उसके बाद जिसके लिए बन रही है उसका भाषा का स्तर क्या है, किस लेवल के लिए बन रही है, बहुत सारी चीजें हैं, और क्या वो देशकाल परिस्थिति के अनुरूप है। मान लो आप नैनीताल में बना रहे हैं तो नैनीताल के हिसाब से स्क्रिप्टिंग होगा ना, किस बच्चों ने सुनना है,
किस समाज को आप संकेत देना चाहते हैं। दिल्ली में दिल्ली किधर से बनेगा, हिमाचल में हिमाचल का बनेगा, अफ्रीका में अफ्रीका बनेगा। वो देशकाल परिस्थिति और संपूर्ण भाषा स्तर सबको देखते हुए मुझे लगता है ये होना चाहिए। और इसके लिए तो हमारे भाई ये कृष्ण कुमार वर्मा है, वो ज्यादा बेहतर मुझे लगता है, वो लिखते रहते हैं नाटक वगैरह, वो बताएंगे। मैंने कभी लिखी है CIT के लिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, NCERT का हिस्सा है। CIT में मेरी फिल्म भी बनी है, स्क्रिप्ट भी लिखी है मैंने, क्योंकि विकलांग बच्चों के लिए काम किया, सॉरी दिव्यांग बच्चों के लिए, और जिन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उनके लिए काम किया। तो उनके लिए मैंने स्क्रिप्टिंग किया है, लेकिन थोड़ा व्यापक विषय है, लेकिन मैंने थोड़ा हल्का बता दिया है कि देश काल परिस्थिति और भाषा और एज ग्रुप और विषय और उसके अंदर जो मूल्य आपको मैसेज जो देना, उसको देखते हुए आप स्क्रिप्टिंग करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, एकदम सही। आपने बहुत कम शब्दों में बेहतरीन बात बताई। हमारे एक दर्शक सर अपूर्व पंत जी, जो पहले भी एक सवाल कर चुके थे, और ये सवाल मैं भी चाहता हूँ कि आप सर हमें सुनाएं। वो चवन्नी वाला किस्सा क्या है सर? अरे वो सर सबने सुना हुआ है, उसको ना कहलवाएं। नहीं सुना है सर, हमने नहीं सुना है। मेरा मानना ये है सर कि कविता की बात हो, कुछ और बात करें। और ये चवन्नी वाला क्या है कि वो शिक्षक के क्लासरूम से जुड़ा हुआ है। एक बच्चा बड़ा शैतान था जी, और वो इंस्पेक्शन होने वाला था, तो उसने कहा कि भाई बेटा तुम आना मत क्लास में, तुम डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे। तो कह रहा मैं तो जरूर आऊंगा, आई विल डेफिनेटली कम, आई विल नॉट टेक अ लीव टुमारो, आई नो दैट देयर इज इंस्पेक्शन इन द स्कूल, स्कूल में मैं जरूर आऊंगा। उसने कहा बेटा मत आना करना। तो उसने कहा कि सस्ते जमाने की बात है, 25 पैसे होते थे 4 आने, चवन्नी हमारे टाइम की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। दूध जो आज दूध की आइसक्रीम आती है 15-20 रुपए की, चवन्नी 25 की आती है। जी जी। तो उसने कहा ये ले 25 पैसे, बेटा कल मत आना। वो गया, चला गया और अपने घर पहुंच गया। मास्टर भी निश्चिंत हुआ, शिक्षक, कि भाई चलो नहीं आएगा, तंग नहीं करेगा। तो अगले दिन आया तो उसने देखा वो लड़का है नहीं क्लास में, टीचर बड़ा खुश था। तो इंस्पेक्शन करने वाले आ गए क्लास में, तो जैसे ही अंदर घुसे वो, तो वो बच्चा जो था ना डेस्क के नीचे से निकल के ऊपर आ गया, वो आया हुआ था। तो जो उसने इशारा किया नीचे, अब जो प्रश्न पूछे इंस्पेक्टर उसमें हाथ खड़ा कर दे, जो प्रश्न पूछे उसमें हाथ खड़ा कर दे वो। अच्छा। और वो इशारा करे तो मैंने कहा भाई तुम उस बच्चे को क्यों दबाना चाहते हो? Why are you not encouraging that particular boy? सर वो बहुत शैतान है, उसकी बात को कह रहे नहीं बोलने दो। उसने पूछा कि एक ऐसी चीज का नाम बताओ जो कि स्थान के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, स्थान के हिसाब से उस चीज का नाम बदल जाता है। तो जो पता बड़ा शैतान था, उसने कहा कि जैसे मान लो बूंदे हैं, आसमान में भाप है, बादलों में भाप है, फिर वो बूंदे बन गई, या जम गए तो ओले बन गए, इस तरीके का उसका मतलब था। लेकिन वो यहाँ से शुरू हुआ जो आपने दिखाया था ना, क्या कहते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? वो कह रहा चवन्नी पकड़ अपनी। तो सर ये थी वो कहानी। बढ़िया बढ़िया। हमारी एक दर्शक है सर मंजुला पांडे बहन, वो कह रही कि आज समाज में इतनी निर्भीकता के साथ अपनी कविता लिखने और बोलने वाले लोगों का होना बहुत जरूरी है, तभी समाज में सुधार और विकास संभव है। सर से इस प्रकार के अभिव्यक्ति से क्या कभी कभी वो मुश्किल में भी पड़े हैं, ये पूछ रही हूँ। एक तो आपने बता दिया लाल किले में आपको बुलाना बंद कर दिया कवि सम्मेलन में, और कब तक कुछ बताते हैं अपने अभिव्यक्ति से? नहीं, वो उस तरह का एक्चुअली मंच का माहौल जो है ना, आपको पता ही है, चुटकुले और सब चीजें हैं, तो वो कसूर उनका भी नहीं है, कसूर हमारा भी नहीं है। हमारे पास उस तरह की शायद अच्छी कविताएं नहीं है हमारे पास जो लोग सुने पसंद करें। ईमानदारी की बात यह है, उनका कसूर नहीं है, वो तो बुला लेंगे अगर मैं वैसी लिखूंगा जैसी चलती है वहां पर। कुछ हमारी भी कमियां है कि हम वैसी नहीं लिखते जैसी उन्हें चाहिए, तो उनका कसूर नहीं है, कसूर कमियां हमारे अंदर ही हैं। और संकट तो आते ही है सर, जो बोलेगा तो संकट तो आएगा। हाँ निश्चित रूप से। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं।
बिल्कुल, ये इस बात का अनुभव मुझे भी काफी रहा। आपके पीछे स्वामी विवेकानंद जी दिख रहे हैं सर। तो मुझे भी मौका मिला सन जब 100वां शताब्दी समारोह था शिकागो धर्म सम्मेलन का, तो कन्याकुमारी और प्रयागराज में 2 बड़े विवेकानंद के उनके आयोजन हुए थे। तो आप किस तरह से जुड़े रहे सर विवेकानंद जी से? किस तरह का प्रभाव आपके जीवन में स्वामी जी का रहा? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है सर। मैं इसके लिए साधुवाद आपको भी दूंगा और बहुत धन्यवाद भी करूंगा। जी सर। देश भर में घूमने का बहुत मौका मिला है, बाहर तो जाने का मिला ही मिला है। मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, केरल में कालड़ी में भी गया हूँ जहाँ शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, जहाँ मगरमच्छ ने उनको पैर से पकड़ लिया था। अद्वैत का सिद्धांत, द्वैत और अद्वैत को स्पष्ट करने वाले दार्शनिक हमारे अध्येता इस देश के, बड़ा नाम शंकराचार्य जी, 4 पीठों की स्थापना की। और वेदों का और इसका सब बहुत प्रभाव विवेकानंद जी पर भी रहा। बिल्कुल। और चेन्नई में बहुत बड़ा इनका रामकृष्ण मिशन का आश्रम है, वहाँ मेरे को मौका मिला जाने का सौभाग्य है। दिल्ली में पचकुइयाँ रोड पर रामकृष्ण मिशन मठ है, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छी अवेकिन सिटीजन प्रोग्राम शुरू किया था, जागरूक नागरिक अभियान। उसका मैं हिस्सा रहा, और क्योंकि मैं बोलता ठीक ठाक था तो मुझसे स्वामी जी प्रभावित हुए, स्वामी शांतात्मानंद जी। अब देखिए कितनी सारी बातें आप मुझे याद दिला रहे हैं, भगवान आपका भला करे। स्वामी शांतात्मानंद जी से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि क्लास आप दिल्ली के शिक्षकों के लिए हमारे सभागार में दीजिए, जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो आपकी जो सच्चाई है ना, वो प्रभावित करती है। तो वो सच्चाई वहां भी थी, तो वो शायद पीछे से मेरे ऊपर पड़ती है। एक संबल मिलता है, एक संबल जो है एक बहुत बड़ी चीज है। बेल को चढ़ने के लिए सहारा मिल गया। हम बहुत दो इन नामों का सहारा लेकर हम खड़े होते हैं और संघर्ष की एक, जिसे कहते हैं शक्ति हमारे अंदर आती है, सामर्थ्य आती है, उसके लिए हम लगते हैं। तो ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश हो, या जो भी इनके स्वामी विवेकानंद जी हों, जीवन में आजादी का आंदोलन रहा हो, तो उनको बहुत प्रभावित किया इनकी विचारधारा ने, इनके जीवन ने, इनके दर्शन। मुझे भी लगता है कि ये भारतीय मनीषा के प्रतीक हैं, जो हमारी बौद्धिक संपदा है उसका एक जीता जागता स्वरूप है। और जो इनका वेश है, जो इनकी चेहरे पे एक गौरव है इस देश का जी, वो बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये चौथे इंसान थे शिकागो सम्मेलन में बोलने वाले, जिन्होंने भाइयों और बहनों का इस्तेमाल किया है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उससे पहले 3 लोग औरों ने बोला था। श्रीलंका के एक बहुत भिक्षु थे, उन्होंने बोला था, इन्होंने बोला था, तालियां बहुत बजी। जब यहाँ से बोला तो यहाँ तक गया, यहाँ से बोला तो यहाँ तक गया। जी। स्वामी जी ने यहाँ से बोला तो वहां तक गया। क्या बात है सर, क्या बात है। आपने भी सर जो जी, आपने भी जो यहाँ से बोला सर, वो यहाँ तक पहुंच रहा है, सारे दर्शकों के, श्रोताओं पे भी पहुंच रहा है, और इसलिए इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे सद्भावनाएं आपको लोग भेज रहे हैं सर। मैं आपकी ओर से भी उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि इतना गंभीर शो, क्योंकि आजकल लोग बड़ा, आपने कहा कि जैसे कविताओं का स्तर है वैसे ही टॉक शोज का स्तर है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा बदलें, रुचियों में परिमार्जन आए, ताकि खासकर शिक्षकों के। तो हेमचंद पाठक जी पूछ रहे हैं सर कि दिव्यांग बच्चों के लिए आपके द्वारा लिखा गया साहित्य हम कैसे और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ये अच्छा प्रश्न है, लेकिन इतना सारा सर केयर इंटरनेशनल और मैंने प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड में काम किया है। वर्मा जी भी साथ थे, अजमेर में हमने एक साथ एक ही रूम में हम रहते थे, वहाँ ट्रेनिंग की, वहाँ बहुत सारे काम किए। वर्मा जी बहुत अच्छे पेंटर भी थे और उनकी मॉडल्स बहुत अच्छे बनाते थे, तो इनके साथ भी हमने वहाँ पर बहुत सारा काम किया, प्लेस भी किए बच्चों के लिए। लेकिन ऐसा कोई मेरा कोई ऐसा ठोस मेरे पास अवेलेबल नहीं है। CIT में प्रोग्राम बने थे, तो उन्हीं के पास उनका रहता है रिकॉर्ड, मेरे पास तो नहीं है। और इसलिए मैं झूठ बोलूं कि मैं आपके, मेरे पास कोई सामग्री है, मेरे पास कोई सामग्री है नहीं। लेकिन हाँ, उसके जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है, जो बच्चों को, बच्चे बहुत होशियार होते हैं 4 सब्जेक्ट में, एक पर्टिकुलर विषय में कमजोर होते हैं, तो वो एक समझने की चीज है, या ज्यादा वही है। बाकी तो सारी फिजिकल जो डिसेबिलिटीज हैं या मुसीबतें हैं वो तो दिख जाती हैं,
लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी जो तारे जमीन पर आई थी फिल्म, उसमें थोड़ा डिस्कस किया था। उस तरीके से वो डील नहीं कर पाए क्योंकि बेचना था उन्हें। लेकिन वो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दे आर वीक। और वो जैसे परफेक्शन है, उल्टा दिखता है, 9 बनाया तो 6 बना देंगे, पी लिखा है तो पीजर बना देंगे, डी लिखा है तो डी लिख देंगे, और लोग उनको मारते। तो लोगों से, पेरेंट्स से भी और टीचर से भी निवेदन है, अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, उसे परसीव होता है, जो चित्र बन रहा है ना आंख में, वो उसको वैसा ही बन रहा है बेचारे को। बोर्ड से वो देख भी रहा है, लिख भी रहा है, लेकिन बन पी रहा है या डी बन रहा है। तो उसकी समस्या को समझें, और 10-12 साल बाद ये प्रॉब्लम बच्चा एडजस्ट कर लेता, ठीक हो जाती है, जी छुपा लेता है। यानी जैसे मैं मैथमेटिक्स में कमजोर था, तो मैंने बड़े होने के बाद साहित्य में अपना रंग जमाकर मैथमेटिक्स के किनारे कर दिया। वैसे मैं बेसिकली लर्निंग डिसेबल्ड हूँ मैथमेटिक्स में। सर वो हर कोई किसी न किसी विषय में होता है, मैं भी बहुत सारे विषयों में हूँ, और हर कोई होता है वो, क्योंकि हर कोई हर किसी विषय का एक्सपर्ट, हर कोई कृष्ण कुमार वर्मा नहीं हो सकता। नहीं तो अच्छा एक उनके लिए तो दुआ है मेरे पास, वर्मा जी के लिए। देखिए, देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। जी सही बात, हाँ, सही बात। नहीं वो वाकई सर वो बहुत गंभीर आदमी है। अच्छा, आप एक संस्मरण सुनाने वाले थे, जो शो से पहले मेरी आपसे बातचीत चल रही थी, वो रह गया कुछ। हाँ, एक्चुअली मुझे कमलेश्वर स्मृति सम्मान 2003 में मिलना था बरेली में, जी और मुझे युवा में मिलना था मुझे। और गुरु जी जानते होंगे, आप भी जानो, एक बहुत बड़ी लेखिका है साहित्य की, तो उनको मिलना था इसमें वरिष्ठ वर्ग में, जी ममता कालिया जी। जी जी और उस यात्रा में हम दिल्ली से 5 लोग गए थे, 4 लोग गए थे। गंगा प्रसाद विमल जी थे, आप समझ सकते हैं, जेएनयू में अनुवाद के प्रोफेसर भी रहे, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट के वो डायरेक्टर रहे, और ही वॉज ए ट्रू ह्यूमन बीइंग। पहाड़ की पृष्ठभूमि पर उनका एक उपन्यास आया था, इसके ऊपर जो फिल्म बनी वो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाई गई। बाघ बहादुर करके ऐसे कुछ नाम था फिल्म का, जिसमें ये है कि वो बाघ में बदल जाता था आदमी, फिर जब वो बचाता था तो वो इंसान में बदल जाता था। ये पहाड़ की कोई कथा है। हाँ, ये फिल्म मैंने देखी है सर, ये फिल्म देखी है मैंने। हाँ, तो वो उन्हीं की कहानी पर थी, और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दर्शाई गई वो फिल्म। तो विमल जी भी साथ थे, बड़े मनोहारी, बड़े हंसमुख इंसान। अभी वो श्रीलंका में एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गई बेचारों की। उनकी बेटी की हुई साथ में, और उनके पोती की हुई 3 लोग एक्सीडेंट में बेचारों की डेथ हो गई। वो थे, और ममता कालिया जी थी, और एक उपेंद्र कुमार जी थे, वो भी अच्छे कवि हैं, उपेंद्र कुमार। तो यहाँ से जब हम जा रहे थे गाड़ी में, टाटा सफारी कार थी, तो सारे साहित्य गए थे, एक से एक अच्छे संस्मरण चल रहे थे, एक दूसरे की पोल भी खुल रही थी अच्छी अच्छी, ये ऐसा वैसा वैसा। आपको पता है जब साहित्यकार मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसी कुछ बातें हो रही थी, कोई कुछ जवानी की बातें हो रही थी कि जब शादी तुम करके आई थी तो तुम मेरे घर आई थी, तुम वहां छुपे थे, तुम ऐसा हुआ वैसा, प्रेम विवाह किया, क्षमा करें। तो वो सारी बातें चल रही थी। अच्छा, मुझे अमरूद खाने का शौक है, अच्छे और अच्छे अमरूद, और मौसम सर्दियों का मौसम था, नवंबर का मेरे ख्याल महीना था, अक्टूबर नवंबर का। तो अमरूद बड़े अच्छे थे, नवंबर का ही था मेरे ख्याल, जनवरी था। जनवरी में कमलेश्वर का जन्मदिन आता है, 5 तारीख को या 4 तारीख को, उस दिन वो कार्यक्रम था। तो मैंने जगह अमरूद देखे, मैंने कहा रोको अमरूद। तो रुकाया गाड़ी, मैंने कहा सबके लिए लाता हूँ अमरूद में, खुशबूदार अमरूद बिल्कुल। रास्ते में दिल्ली पार कर चुके थे, यूपी में हम एंटर कर चुके थे। तो मेरा मोबाइल मेरी गोदी में रखा हुआ था, मैं पीछे सबसे, क्योंकि यंग था, मैं पीछे बैठा हुआ था। मैंने पीछे वाला दरवाजा खोला, मैं उतरा, और मोबाइल मेरा वहां गिर गया। और मैंने 3 दिन पहले वो मोबाइल लिया था 12,500 का, उस जमाने में 2003 में, नोकिया का, शटर ऐसे खुलता था। अमरूद लिया, वापस आ गया, 100 किलोमीटर चले गए, कुछ ध्यान नहीं है। अचानक से ध्यान आया, मोबाइल अमरूद वाले क्या गिरा होगा। विमल जी बोले गाड़ी मोड़ो, गाड़ी मोड़ो। अमरूद 100 किलोमीटर वापस आए, मोबाइल तो मिलना नहीं था, 100 किलोमीटर चले गए, कौन लेके बैठा होगा। पूछा पाछा, नहीं मिला। विमल जी बोले, भाई विवेक, तेरी मेहनत की कमाई है, मुझे इंट्यूशन हो रहा है, मुझे आभास होता है कि तेरा मोबाइल मिलेगा। तू मेरे मोबाइल से लगातार उस पर फोन करता रहे, फोन करे, कोई उठाए ना, उसको बज रहा था, लेकिन
लेकिन उठाए ना कोई। मुस्लिम लोग थे सब। अब हम लोग जैसे मान लो इंटरनेशनल टेररिज्म है या 9/11 की घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे दुनिया को हिला दिया था, अमेरिका को हिला दिया था, तो पूरे सीरिया है, अभी सीरिया में हुआ है, ISIS है, तो सबके सामने खुली किताब है ना, ये तो कुछ छुपा नहीं है। तो कुछ बातें ऐसी चल रही थी और करीब 200 किलोमीटर और आगे चले गए, 200 नहीं होगा, कुछ 50-100 किलोमीटर होगा आगे गए हम, तो वो फोन लग गया मेरा। फोन लगा तो उसने कहा ऐसे ऐसे हम फलानी जगह पे खड़े हैं, आप ले जाओ अपना फोन। तो फोन मैं लेने गया तो फोन मिल गया फोन। तो गंगा प्रसाद विमल जी की जो पवित्र आत्मा थे वो उनकी इंट्यूशन टच हुई और वो मेरा फोन मिला। वो मिला मुस्लिम लोगों के पास, वो ट्रक में थे, वो लोग जा रहे थे, उन्होंने उठा लिया था। उसके मन में बेईमानी आ गई थी, लेकिन 2-3 घंटे बाद उसको ईमानदारी आ गई और उन्होंने फोन उठा के उनके दिल में आया कि ये फोन हमें लौटा देना चाहिए। तो शायद वो ऊपर वाला मेरे साथ था और उनकी ईमानदारी थी, तो फोन मुझे मिल गया। ममता कालिया जी ने कहा कि तुम जो कह रहे थे सारे रास्ते ये लोग ऐसा ISI बात चलती, जो वो सारे लोग एक जैसे नहीं होते, वो तो मैं भी मानता हूँ, सब अच्छे भी हैं दुनिया में, बुरे लोग भी हैं। तो वो एक ऐसा संस्मरण था कि ममता कालिया जी और हम लोग, और फिर वो खुशी जो थी मिली, तो उन्होंने कहा मैं इस पर एक कहानी लिखूंगी मोबाइल। ये एक संस्मरण था। और माँ विभूति नारायण जी के हाथ से फिर सम्मान मिला मुझे, जो IPS भी थे और वर्धा के मुख्य कर्ता भी रहे हिंदी के, विभूति नारायण राय जी। और ये ममता कालिया जी तो आपको पता ही है, इनके हस्बैंड वो कालिया जी ज्ञानपीठ के निदेशक भी रहे। नाम भूल रहा हूँ मैं, नाम दिमाग से निकल रहा है। खैर सर, यही घटना थी वो, कि सब लोग एक जैसे नहीं है, अच्छे लोग हर समाज में, हर धर्म में, हर जाति में, हर जगह। तो वो कहानी छपी नहीं छपी सर? मोबाइल कहानी मिली आपको पढ़ने को फिर? नहीं, वो कह रही मैं लिखूंगी ऐसे कहानी लिखूंगी, अभी लिखी नहीं है। नोकिया तो आप पता नहीं कहाँ पहुंच गया उस दौर में। नोकिया टॉप की कंपनी था जिस दौर में आपने अब तो सैमसंग की शरण में है हम तो। अब तो सैमसंग है सब जगह। सैम सूंघ रहे हैं हम तो, सैम को सूंघते हैं रोज। हेलो, मैं तो श्याम सिंह कहता हूँ सर उसको प्यार से। जी, तो बहुत बहुत शानदार आज की बातचीत रही सर। लेकिन मैं जोशी सर, आप कुछ और बात करना चाहेंगे सर से, डॉक्टर साहब से? नहीं, मैं वही सोच रहा था कि 1 घंटा 22 मिनट 25 मिनट हो गए और आज विवेक गौतम जी को सुनकर इतना आनंद हुआ, मजा आ गया, बहुत आनंद आया, बहुत आभार आपके प्रति। और बिल्कुल ऐसे आपने सराबोर कर दिया सर रसों से। ये सब हमारे राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी का मैं धन्यवाद दूंगा, और जी। आपका, सारे हमारे मित्रों का जितने भी जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और मुझे भी नई ऊर्जा मिली है। हम शो के अंतिम चरण में सर, अंतिम पड़ाव में आज के हो सकता है कि बातचीत में कोई ऐसी कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आप न सुना पाए हो, तो सर आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हम समापन की ओर जाएंगे। कुछ संदेश, कुछ आप इस शो के माध्यम से हमारे शिक्षक साथियों को कहना चाहते हो तो वो उसका भी स्वागत है सर। इस बीच में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। उमेश चंद गरोला जी कह रहे हैं शानदार चर्चा। ज्योति गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, उनके पति का नाम बता रहे हैं, रविंद्र कालिया, ममता कालिया जी के जो पति हैं। रविंद्र कालिया, बहुत धन्यवाद रविंद्र कालिया। हेमचंद पाठक जी, कैलाश पंत जी, कृष्ण कुमार वर्मा जी, अपूर्व पंत जी और मंजुला पांडे जी, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत बहुत सारे लोग, मनोहर चमोली जी, बीना फुलेरा जी, राकेश खंडवाल जी, सब लोग बहुत तल्लीनता से शो को देख रहे हैं। जी सर, तो चलते चलते एक कविता मैं सुना दूं। ये मैंने लिखी भी थी, और सुशांत सिंह राजपूत जैसे जो बच्चे महाराष्ट्र गए और जो वहां हुआ, जैसी स्थितियां हैं, अभी अच्छा निर्णय है यूपी में बने फिल्म इंडस्ट्री और उसके लिए काम हो, तो वहां पे भी एक देवभूमि का ही सिपाही लगा हुआ है, और वो ठान लेता है तो करता ही है वो व्यक्ति। मुझे उम्मीद है कि वो ठान लेगा तो वो करके मानेगा। तो वो एक कविता है, शीर्षक क्या है सर? जब 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 जब
जब रातें नंगी नशे में धुत हो जाएं, जब रातें नंगी नशे में धुत हो जाएं और सवेरे बेशर्म, तब आदमी का सभ्य हो जाना कुछ भी नहीं। जब रातें नंगी नशे में धुत हो जाएं और सवेरे बेशर्म, तो आदमी का सभ्य हो जाना कुछ भी नहीं। घर लौटने की बात पर जब दिल कांपने लगे, घर लौटने की बात पर जब दिल कांपने लगे, घर डराने लगे और वापसी के रास्तों पर कदम अनमने हो जाएं, तो आदमी की तरक्की और उसकी जमात कुछ भी नहीं। तब आदमी की तरक्की और उसकी जमात कुछ भी नहीं। जब रिश्तों के खालीपन के बोझ तले, जब रिश्तों के खालीपन के बोझ तले दबकर आदमी की मौत हो जाए, जब रिश्तों के खालीपन के बोझ तले दबकर आदमी की मौत हो जाए, जब सांसों का आना जाना, जब सांसों का आना जाना सीने को आरी की तरह काटने लगे, तब आदमी की शोहरत और उसका मुकाम कुछ भी नहीं। जब आईना झूठ बोलने लगे, जब आईना झूठ बोलने लगे, आंखों के पानी का खारापन खत्म हो जाए, जिस्म राख के ढेर की मानिंद बिखर जाए, तो आदमी की जिंदगी और उसकी बिसात कुछ भी नहीं। और अंतिम है, जब बस्तियां बाजारों में तब्दील हो जाएं, जी जब बस्तियां बाजारों में तब्दील हो जाएं, आज यही नहीं पता लगता किस घर में बहन बेटियां रह रही हैं, किस घर में नगर वधू रह रही हैं, कि जब बस्तियां बाजारों में तब्दील हो जाएं, आदमी बिकने लगे निगाहों में, आदमी बिकने लगे निगाहों में, एहसास नोटों की भाषा बोलने लगे, एहसास नोटों की भाषा बोलने लगे, बाबा बदलने लगे भगवानों में, और बाबा बदलने लगे भगवानों में, तो आदमी के भीतर का जंगल और उसका खूंखारपन कुछ भी नहीं। तो आदमी के भीतर का जंगल और उसका खूंखारपन कुछ भी नहीं। जब रातें नंगी नशे में धुत हो जाएं और तेरे बेशर्म, तो आदमी का सभ्य हो जाना कुछ भी नहीं। सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि। एक यूनिक, एक इंटेलेक्चुअल बच्चा हमारा, उसने भुगता, और क्या हुआ आज तक पता चलेगा धीरे धीरे। ऐसे और बच्चों के साथ ना हो, मेरी कामना है। और शिक्षकों का दायित्व बहुत बड़ा है। चेंज एजेंट है हम लोग। अपने आदर्श हमें स्थापित करने चाहिए, अपनी वाणी में ओज रखनी चाहिए, सच्चाई के प्रति हम लड़ें, साथ रहें, संघर्ष करें। और रोटी कमाना ही, रोटी तो कुत्ता भी खाता है सर, जानवर भी खाता है, बच्चे वो भी पैदा करता है, बच्चे हम भी पैदा करते हैं, दिमाग उसके पास भी हमारे पास भी है। लेकिन एक चीज जो नाम है विजडम या विवेक, उसका सम्मान करें, हम अपने विवेक को जगाएं, आनंद की अनुभूति करें। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, देवकीनंदन भट्ट जी और गिरीश जी, सारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपके। शानदार। बहुत सुंदर जी जोशी सर कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा बहुत सुंदर, बहुत आभार, धन्यवाद। अपूर्व पंत जी कह रहे हैं कि आपने आखिरी बॉल में 6 लगा दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार कविता है। पूरन सिंह बोरा जी भी हमारे एक शिक्षक हैं। पुष्पेंद्र सिंह राठौर जी मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, देवास से। बचपन में बहुत डरता था मैं छक्कों से ना, तो जैसे कहीं ढोलक की आवाज आती थी घर में छुप जाता था मैं। अब ये कहते हैं कि मैंने छक्का मार दिया तो अच्छी बात है, मार दिया छक्का। ओ नहीं यार, ओ भैया कहाँ ले गए आप? ये ईमानदारी की बात है सर, मैंने कहीं ढोलक की आवाज सुनी, मुझे लगता था मुझे उठा के ले जाएंगे, मैं भाग जाता था। बचपन की कहानियां हैं। कोई किसी चीज से डरता था, कोई किसी चीज से। एक हमारा दोस्त था, वो प्रेत पूजा खा जाता था। अच्छा। हाँ, वो पीपल के नीचे लड्डू खा जाता था। कहता लड्डू को खाऊंगा। हम थे जो ढोलक सुन के भाग जाते। लेकिन सर वो ढोलक बजाने वाले आज कुर्सियों में हैं, सावधान रहिएगा अभी भी। हाँ सही बात है, सही बात है। थैंक यू।
खैर जोशी सर, आपका नंबर है सर, वो मैं कभी कभी कमेंट में कुछ भी बोल देता हूँ, वो कई लोगों को बहुत देर में समझ में आता है। हाँ जैसे सर मैं शो में एक लाइन बोलता हूँ कि ये सरकारी और असरकारी शिक्षकों का एकमात्र शो है, तो ये कई लोगों को एक महीने बाद ये बात समझ में आएगी ये सरकारी तो ठीक है, असरकारी कैसे। विवेक अब मुझसे मत कहलवाओ, गौतम जी को मुझसे सुने, वो मुझसे मत विवेक कहलवाओ। गौतम जी को सुने तो समझ में आ जाएगा कि सरकारी कैसे है। बस बस आप समझ गए। एक एक योग्य शिक्षक, आज जो मैं बोल रहा हूँ, मैं 1 सेकंड लूंगा आपका। मैं जी उन सर, शिक्षकों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया। वाह, ये क्या जो बात मेरी है। आवाज है, जो मेरा प्रोनाउंसिएशन है, जो मेरा उच्चारण है, जो मेरी गति है, जो मेरी क्लैरिटी है, अक्षय को अक्षय बोलने की, वो मेरे शिक्षकों का करामात है। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो मिट्टी था। मुझे तो बिल्कुल रूप दिया मेरे शिक्षकों ने दिया है। बिल्कुल उनको बिल्कुल। नमन, और माता पिता को नमन जिन्होंने योग्यता अच्छी आते डाली, और मित्रों को, क्योंकि हम प्रोडक्ट तो समाज का, परिवार का और मित्रों का प्रोडक्ट है। हम अकेले एक पक्षी नहीं है हम लोग। सरकार आज क्या कर रही है, बिल्कुल एक पक्ष क्या कर रही है, केवल शिक्षक के ऊपर सारा वजन है, बच्चों पे नहीं है, सोसाइटी पे नहीं है, मित्र मंडली पर नहीं है, केवल जो केंद्र शिक्षक ले आए, कैसे ले आएगा भाई? हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज द फिनोमिना इज ट्राइपोलर, क्वाड्रपोलर। You cannot put the total responsibility on teachers. सर हाईली पेड है पूरे यूरोप में। एग्जांपल देते हैं फिनलैंड का, एग्जांपल देंगे कहीं और का, नॉर्वे का। 15 बच्चे लेके बैठे हैं सर, 30 बच्चे, 30 बच्चे, और हाईली पेड। वहां पर योग्यता आती है। एक शिक्षक अपने जीवन में हजारों को तबाह कर सकता है, और एक अच्छा शिक्षक हजारों को बना सकता है। बना सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, बराबर बात सर, बहुत बढ़िया फाइनल स्टेटमेंट। जोशी सर, जो सवाल आपने पूछा था सर, उसके जवाब का समय आ गया है, और एकमात्र उत्तर एक उत्तर आया, एक उत्तर आया केवल मनीषा राज जी ने स्क्रीन पर है सर, द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ बाय गांधी जी। अच्छा मनीषा टिकेदार जी थोड़ा चूक गई। ये 21 फरवरी 1940 को बंगाल में, जो कि अब बांग्लादेश हो गया, वहां पे गांधी जी ने रहस्योद्घाटन किया था कि मैंने जो अपनी पुस्तक लिखी, वो पुस्तक हिंद स्वराज जो पुस्तिका लिखी, वो अपने मित्र के लिए लिखी थी, प्राण जीवन मेहता, जो मुझे निरा बेवकूफ और निरा भावुक समझता था। जी और ये पुस्तक विश्व के सबसे सर्वाधिक, मतलब कहना चाहिए, बिकने वाली पुस्तकों में से है। जो गांधी जी का फिलोसफी है, गांधी जी का दर्शन है। और ये पहले पुस्तक आई उन्होंने गुजराती में लिखी। इसका पहले अंग्रेजी संस्करण आया, इंडियन होम रूल, और उसके बाद ये पुस्तक को ट्रांसलेट किया गया हिंदू स्वराज के नाम से। पुस्तक जो था, वो पुस्तक का नाम है हिंदू स्वराज, लेखक का नाम है गांधी जी। मैं कल इसके बारे में विशेष चर्चा करूंगा, क्योंकि आज हमें विवेक गौतम जी से इतना सराबोर हो गए रस से कि मैं कोई बोलने की स्थिति में नहीं है सर। बहुत अच्छा, कविताएं तो वैसे ही मेरी प्रिय हैं, और आपने तो आज बहुत रसाबोध किया। तो राकेश पोखरियाल जो मालगुड़ी, नहीं, वो नहीं, मालगुड़ी देश वाला नहीं, गांधी जी की पुस्तक थी हिंद स्वराज। तो मनीषा जी को आधा चश्मा दिया जा सकता है, क्योंकि गांधी जी तो सही बताया उन्होंने, लेकिन हिंद स्वराज नहीं सही बताया। चलिए कोई बात जी, आगे बढ़ते हैं सर। आपने चूंकि गांधी जी का जिक्र किया, तो कल गांधी जयंती है, और मैं अपने मैं प्रश्न दिया था मैंने। जी नहीं, बिल्कुल सही सर, बढ़िया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मित्रों, कल गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है, और कल बड़ा खास एपिसोड हमारा होने वाला है। और कल जैसे आज विवेक जी थे, तो कल हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत रहेंगी जिन्होंने गांधी जी को जिया है, और एक बार नहीं 3 बार जिया है पर्दे पर। कल हमारे साथ रहेंगे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक और देश के सबसे वरिष्ठ रंगकर्मियों में से एक आदरणीय श्री डोभाल जी। जी सर, बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं श्री डोभाल जी, और बड़ा उत्सुक होकर हम सब सुनेंगे उनको। मैं बड़ी एक बात कहना चाहता था कि कल हमने थोड़े दिन पहले हिमालय
डे की बात की थी, और कल मुझे पता चला कि कल जो बल्दिया जी थे, जो खड़क सिंह बल्दिया जी, के.एस. बल्दिया जी, हाँ, पद्म उनका विभूषण। कल देहावसान हुआ। तो मुझे लगता है जी हमें अपने प्रोग्राम का थोड़ा सा स्वरूप जो है ना वो बदल के कुछ कभी कभी बीच में ऐसे सेशन करनी चाहिए कि बड़े बड़े अच्छे जो जिन्होंने बहुत काम किया है उन लोगों को लेकर आए और जी सर, उनसे गौतम बातचीत साहब करें। है ना, इतना बड़ा काम किया उन्होंने सर, देखिए रोज नहीं हमारे नहीं, शो में बड़ा बड़ा गौतम जी काम तो कर रहे आए, हैं। गौतम जी तो आए, उनको मना नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा विस्तार यदि कर दें प्रोग्राम का। जो टीचर आज टीचर नहीं है लेकिन एक टीचर की भूमिका निभा रहे हैं किसी रूप में, बल्दिया जी 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 ने जो काम किया है, मैंने उनकी जीवनी पढ़ी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कितना संघर्ष किया और कितनी जागरूकता कितनी बढ़ाई। तो जागरूकता बढ़ाने का काम भी एक शिक्षा का ही होता है। तो बीच बीच में कभी कभी ऐसे सेशन भी कर लिया करें ताकि हमें। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक करें, आपका सुझाव स्वागत योग्य है, और इसके लिए हम थोड़ा सा संशोधन करेंगे, शो का नाम हम थोड़ा कुछ चेंज करेंगे या फिर कोई नया शो शुरू करेंगे। इस तरह ठीक के है जी। लोगों को बुलाएंगे, किन्हीं खास एपिसोड्स में हम बुलाते ही हैं। जैसे 100 एपिसोड में हमारे शिक्षा मंत्री आए थे माननीय, 50वें एपिसोड में हमारे माननीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर आए थे। सुरेश शर्मा जी आए तो थे, हाँ। ऐसे हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे खास एपिसोड है उन पर इस तरह के मेहमानों को लें, तो धीरे धीरे हम लेंगे। और कल के जो मेहमान है, मैं आप सबको कहना चाहूंगा जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। श्री डोभाल जी बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ बहुत काम करने को मौका मिला। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो आज के युग के नहीं है, आज से 200 साल पुराने व्यक्ति लगते हैं। वो गांधी जी के साक्षात स्वरूप हैं, अगर उनके जीवन दर्शन की बात की जाए, उनके तौर तरीकों की बात की जाए। कल हम उनसे बातचीत करके समझेंगे भी। तो बहुत बहुत बड़ा काम उनका पूरे देश में और खासकर उत्तराखंड में तो है ही है। तो कल हम डोभाल सर से मिलेंगे ठीक 7 बजे। तब तक के लिए मैं आप आज हमारे जो मेहमान हैं उनका फिर से एक बार गौतम बहुत जी बहुत धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। हृदय से आदरणीय आभार। विवेक साहब का, कि उन्होंने हमें बहुत बहुत ही कमाल का। सर आज का दिन तो अद्भुत रहा, उम्मीद से कई गुना ज्यादा। कई गुना धन्यवाद। जी, तो आप सबका पूरा आभार। कल शाम मिलते हैं ठीक 7 बजे सरकारी और असरकारी शिक्षकों के एकमात्र शो द टीचर शो में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। The Teachers Show. The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। The Teachers Show।